हम समस्या और परेशानी विहीन जिंदगी चाहते क्यों हैं, ये बताओ मुझे। तो मेरा पहला सवाल तो यही है, किसकी रही है? हमारे तो भगवानों की नहीं। पॉजिटिव रहना हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लेकिन जब हम आसपास देखते हैं मैं कैसे पॉजिटिव रह सकता हूँ अगर मेरी गाड़ी कहीं ठुक जाए या मेरी किसी से बहस हो जाए या किसी ने मेरे साथ गलत किया हो, तब तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ गलत बात आएगी। ये तो सर दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमारे हाथ में है क्या? फिर तो हम देवता नहीं बन जाएंगे, भगवान नहीं बन जाएंगे। पॉजिटिव होना और पॉजिटिव रहने में जमीन आसमान का अंतर है। मैं कहता हूँ नेगेटिव हो, नेगेटिव रहो मत। मुझसे कोई पूछे दुनिया में सबसे एजुकेटेड क्या है, तो मैं कहता हूँ लोगों का गुस्सा। हिपोक्रेसी तो सर अपनी सोसाइटी में है ना सर। जैसे अभी आपने देखा हो 10th और 12th के रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर हुए, उससे 5 दिन पहले 10 दिन पहले तक न्यूज़पेपर में आता है आपकी मन की बात, स्ट्रेस मत लेना, नंबर से कुछ नहीं होता। और वही अखबार, वही न्यूज़ चैनल, वही बड़े बड़े चैनल बाद में उन लोगों की, उन बच्चों की फोटो छापते हैं जिनके 90-95% आए हैं। तो आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो? पहले मोटिवेशन या काउंसलिंग हमें किन लोगों से मिल जाती थी सर? अब सोचो क्यों कहा जाता है पड़ोसी बहुत तुमसे जलते हैं। अब सोचो क्यों कहा जाता है कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। आप कभी गौर करना सर, शब्द पहले आते हैं, मार्केट बनाई जा रही है। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, अरबों रुपए की मार्केट है। अब हमें ऐसा निकले कपिल शर्मा की जरूरत है, अब हमें ऐसा निकले स्टैंड अप कॉमेडियंस की जरूरत है। जितना बड़ा हुआ बना दिया गया कि मुझे अब हर कीमत पर, हर तरह से ये चीजें जब तक मेरी लाइफ में नहीं आएंगी तो मैं सफल नहीं हो सकता। पिछले 30-40 साल की सबसे बड़ी बेवकूफी ये है, हमने सक्सेस और हैप्पीनेस आपस में दोनों का कनेक्शन एक ही खटके में दे दिया। कैसे हो सर? मैं बहुत शानदार हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हाँ, मुलाकात बड़े दिनों बाद हो रही है सर। अभी मैं वो शख्स, वो उसका कारण भी बता देता हूँ कि इतने दिनों बाद मुलाकात क्यों हो रही है, कि वो शख्स मुझ में समाया भी बहुत लगता है, फिर वही शख्स पराया भी बहुत लगता है तमन्ना भी तुमसे रोज रोज मिलने की, पर आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। सर जी। मैं करवा लूंगा व्यवस्था। फिर ठीक है। बहुत बढ़िया जी। सर। जैसे हम लोग माइंडसेट पे काम करते हैं। हाँ यार जी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ जी जी। क्योंकि जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हम्म, ब्रेन साइंस पे बात करते हैं, हम्म, तो पॉजिटिव रहना हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। लेकिन जब हम आसपास देखते हैं मैं कैसे पॉजिटिव रह सकता हूँ अगर मेरी गाड़ी कहीं ठुक जाए या मेरी किसी से बहस हो जाए या किसी ने मेरे साथ गलत किया हो, तब तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ गलत बात आएगी। हाँ जी, हाँ जी, और गुस्सा भी आएगा। हाँ जी। तो ये पॉजिटिविटी है या उसको लेकर हमें फंसाया जा रहा है? आपका क्या थॉट प्रोसेस है? अच्छा, इसमें दो चीज़ है सर। देखिए, आपने शब्दों पे गौर करते हैं सर, क्योंकि थोड़ा बहुत ईश्वर की कृपा से जो शब्दों पे काम, आपने कहा पॉजिटिव रहना, हम्म, और जैसे गाड़ी ठुक गई तो हम्म, फिर हम पॉजिटिव कैसे रहें? मैं कहता हूँ नेगेटिव होना और नेगेटिव रहना, ये दोनों शब्दों में ही जमीन आसमान का अंतर है। पॉजिटिव होना और पॉजिटिव रहने में जमीन आसमान का अंतर है। मैं एक सेशन ले रहा था तो बोले सर, लीडर्स जो होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कभी भी निराश नहीं होते, निराश नहीं होते। मैंने कहा झूठ है ये कहूँ वो निराश रहते नहीं है, होते तो हैं। अब होने और रहने में अंतर क्या है सर? टेम्परेरी। होना क्या है? टेम्परेरी है। रहना परमानेंट है। हमारी समस्या ये है, हम ये नहीं, ये तो सर दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमारे हाथ में है क्या? फिर तो हम देवता नहीं बन जाएंगे, भगवान नहीं बन जाएंगे क्या? मैं कहता हूँ नेगेटिव हो, नेगेटिव रहो मत, उसे इंजॉय मत करने लगो, उसके मजे मत लेने लगो। गाड़ी ठुकेगी, आप नेगेटिव होंगे, पर वो 2-3-4-5 मिनट के लिए होना चाहिए ना। मैं इसको ऐसे उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति आपसे 2-4 महीने में बोलता है यार मेरा मूड खराब है, इसका मतलब आज उसके साथ कुछ घटना घटी है, सिचुएशंस में दिक्कत है। दिन में 6 बार बोल दे यार मेरा मूड खराब है, तो फिर आदमी खराब है, वो फिर मूड की समस्या थोड़ी है। उम्र भर हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईने सफा करते रहे। प्रॉब्लम फिर कहीं और है सर। एक साहब, एक डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और डॉक्टर साहब से जाकर बोले कि डॉक्टर साहब मेरे तो पूरे शरीर में दर्द है, जहाँ उंगली लगाता हूँ वहीं दर्द होता है, यहाँ उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है, यहाँ उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है, यहाँ उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द है। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, पता चला उंगली में फ्रैक्चर है। तो मैं ये कहता हूँ कि सर आपको ये पता करना पड़ेगा कहीं नेगेटिव रहना, इरिटेटेड रहना, गुस्सा होना, परेशान रहना, ये कहीं आपकी पर्सनैलिटी तो नहीं है, या आपका कहीं एटीट्यूड तो नहीं है। घटनाओं की वजह से अगर आप परेशान या नेगेटिव हैं तो घटना तो 10-5 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, पर आप परमानेंट, आपने, हम 90% गलती क्या करते हैं सर? घटना या इंसिडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? बड़े, अब देखो, शब्द अपने आप सब कुछ बताते हैं। परिस्थिति, और परिस्थिति में एक शब्द आया सर, पर। हिंदी में पर शब्द का मतलब क्या है? परवक्ता, परजीवी। परजीवी का मतलब होता है जो अपने दम पे जिंदा ना हो, जिसका जीवन, जिसका जीना दूसरों पर डिपेंड करता हो।
परवक्ता जो अपने विचार नहीं बोल रहा, वो किसी पार्टी के लिए, किसी संस्थान के लिए विचार रख रहा, उसके अपने विचार नहीं है, वो मुंह उसका है पर विचार किसी और के हैं, दैट इज कॉल्ड परवक्ता। पर स्थिति, वो चीज जो किसी और पर डिपेंड करती हो। सेम परिस्थिति में एक आदमी मुस्कुरा कर निकल जाएगा और एक आदमी माथा पकड़ के बैठ जाएगा और एक आदमी मर्डर कर देगा और एक आदमी कहेगा मेरे तो बर्बाद हो गया। परिस्थिति सेम है सर। इसका मतलब स्थिति का अपना कोई मतलब ही नहीं है, वो डिपेंड करती है उस व्यक्ति पर जिसने उसको फेस किया है। तो मैं कहता हूँ सेम सिचुएशन में कोई हिम्मत हार जाएगा, कोई नेगेटिव हो जाएगा, कोई झगड़ा कर लेगा, कोई मर्डर कर देगा, कोई सारी जिंदगी परेशान रहेगा, और कोई स्माइल करके ओके थैंक यू। इंश्योरेंस, अब मैं गाड़ी की बात करता हूँ सर, हर गाड़ी का तो इंश्योरेंस है। बिल्कुल है। ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? समस्या गाड़ी टकराने पे तो हो ही नहीं रही सर, वो ईगो टकरा रही है। उसे लग रहा मेरी गाड़ी, मैं लोगों से बोलता हूँ यार तुम्हें क्या लग रहा है जिसने तुम्हारी गाड़ी में टक्कर मार गया, इसने रात को 3 बजे तक प्लानिंग करी थी, घर से बाहर निकलूंगा, सुबह जाऊंगा, एक अमर चौधरी नाम का आदमी मिलेगा, उसकी गाड़ी आ रही होगी, उसमें टक्कर लग गई भाई। मेरे एक मित्र हैं सर, सुमित मिश्रा सर, आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, बहुत शानदार शख्सियत हैं। उन्होंने, हमने एक नियम बनाया हुआ है कि भाई गाड़ी का बाहर वाला हिस्सा बाहर वालों के लिए और अंदर वाला हिस्सा हमारे लिए। गाड़ी बाहर मेरी 4 बार ठोक ली सर, मैंने आज तक उतर के नहीं देखा। मैं ये मानता हूँ जब रोड पे चल रहे हो, हालांकि शेर तो अलग है, फिर भी कनेक्ट कर दूंगा मैं इसको इस बात से। अब जो बाजार में बैठे हो तो हैरत क्या है, जो भी गुजरेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। आप बाजार में बैठ के फिर यूं क्यों बोल लो यार सामने वाला हमारी कीमत लगा रहा था, और बाजार में क्यों बैठे हो फिर? अब आपने कुछ लोग देखे फेसबुक पे पोस्ट भी डालेंगे, फिर कोई इस पर कमेंट कर दे तो चिढ़ेंगे भी। अरे फिर आप सोशल, आप फेसबुक पे, आपको फेसबुक पे ऐसी आने की कौन सी जिम्मेदारी थी? मतलब ये कर्तव्य है आपका क्या, या मनुष्य जीवन का एक कर्म है कि फेसबुक पर जरूर आऊंगा? और जब आप बाजार में आ ही गए तो फिर इस बात का क्या रोज रोना कि यार उसने ऐसा कमेंट कर दिया, उसने ऐसा कमेंट कर, आप ही बाजार में आए हो ना। तो मैं कहता हूँ सर कि आपको अपने जीवन को महत्व देना सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा परिस्थिति हम पर डिपेंड करती है। तो जो मैं शुरू में भी कह रहा था कि उंगली में प्रॉब्लम है, हम सारी दुनिया में प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हैं। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने एटीट्यूड पर, अपने नज़रिए पे काम करना शुरू कर दीजिए। अभी जो इरिटेट होना, गुस्सा होना, ये हमने सर फैशन बना लिया। फैशन बना लिया। हाँ, आपने कितने देखो, अब मैं एक अलग पॉइंट बोलता हूँ सर, विकास सर आपके साथ बैठता हूँ तो मेरे मन में भी कई नए नए आइडिया आ जाते हैं। आपने डायलॉग सुना, यार मुझे गलत तो बर्दाश्त नहीं है। बहुत बार। मेरा सवाल है सर, बर्दाश्त शब्द बनाई गलत के लिए, आपको सही बर्दाश्त करना क्या? कहो मैं सही बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे बर्दाश्त शब्द जो बना था, बनाई किसके लिए था? बदतमीजी बर्दाश्त करने के लिए, गलत को बर्दाश्त कर। आप मेरी तारीफ करो तो मैं क्या बोलूंगा, चलो विकास सर मैं आज आपकी तारीफ बर्दाश्त कर लेता हूं। अरे तारीफ तो बर्दाश्त ही नहीं करी जाती। यानी आप इसमें सेखी समझ रहे हो, आप इसमें अचीवमेंट समझ रहे हो। मुझे गलत बता सर, मुझे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। मैंने कहा फिर और क्या? आप पता क्या कह रहे हो, जैसे मैं कोई गाड़ी खरीदने जाऊं और गाड़ी वाला मुझे फीचर क्या बता रहा गाड़ी का, सॉरी सर गड्ढे बर्दाश्त नहीं है, गड्ढे में पड़ते ही गाड़ी बंद हो जाती और आप ये भी खुश हो रहे हो कि मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है। भाई लीडर बनना, कामयाब बनना, और उससे भी ज्यादा जीवन शांत जीना है, तो इसलिए तो बर्दाश्त शब्द का मैं कहता हूं उत्पत्ति हुई है। सही तो हमें बर्दाश्त ही नहीं करना। गुस्सा करने को हमने ऐसा मान लिया जैसे सर मेरे को तो गलत बात, मतलब मैं ये कहता हूँ सर, माफी के साथ, पता नहीं मुझे पॉडकास्ट में उदाहरण देना नहीं सर, मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, मुझसे ये कंट्रोल नहीं होता। मैंने कहा आपसे कोई कहने लगे कि यार मुझसे टॉयलेट कंट्रोल नहीं होता, मैं बेड पे कर देता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात, ये अचीवमेंट, ये तो बीमारी है यार। तो तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो ये तो समस्या है, इसमें खुश क्यों हो रहे हो? इसे इतना एटीट्यूड के साथ क्यों बता रहे हो कि तुमने बहुत मान काम कर दिया? गुस्से पे मुझसे किसी ने, विकास सर एक सवाल पूछा कि यार अमर सर आपको कभी गुस्सा नहीं आता? मैंने कहा यार जिस शब्द की शुरुआत ही गू से हो रही है, मैंने कहा यार मैं इतने घटिया काम तो नहीं मैंने कहा यार मैं इतने घटिया काम तो नहीं करता हूँ। अगर हम जरा सा सोचने लग जाएं सर, ऐसी कौन सी आफत आ गई थी, किसी के जरा से टकरा गए, जरा सी कोई बात हो गई, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया। सर ईगो शब्द पे गौर करिएगा, ईगो, इमोशंस गो, एनर्जी गो, ये तो जिंदगी ले जाएगी हमारी, लेके जा रही है, लेके जा रही है सर। आपने सही तरह से इसको ब्रेक किया है, बहुत सही तरीके से आपने इसको संधि विच्छेद कर दिया। ईगो गो, या तो आप ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं समझ रहे। मेरी जिंदगी की कीमत क्या 2 मिनट के गुस्से से भी कम है क्या? मतलब मेरी जिंदगी की इतनी कम कीमत है कि मैं किसी से सड़क पर गुस्सा कर लूं और रोड रेज में मर जाऊं? अपनी जिंदगी की तो कीमत समझिए, जिंदगी की वैल्यू समझिएगा। तो मेरा, मैं लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं, मैंने एक पॉडकास्ट में कहा भी था सर कि इस दुनिया में सबसे समझदार है लोगों का गुस्सा। सबसे पढ़ा लिखा, मुझसे कोई पूछे दुनिया में सबसे एजुकेटेड क्या है, तो मैं कहता हूँ लोगों का गुस्सा। बोले जी मतलब? मैंने यार मैंने कभी नहीं देखा, इंस्पेक्टर साहब को हमेशा गुस्सा आएगा कांस्टेबल पे,
पता नहीं सीईओ साहब पे क्यों नहीं आता, इतना पढ़ा लिखा गुस्सा है उनका कि अगर सीईओ से गुस्सा हो गया तो नौकरी चली जाएगी। सीईओ साहब को कभी इंस्पेक्टर पे ही गुस्सा आएगा, पता नहीं उसको उन पे एडिशनल कमिश्नर साहब पे गुस्सा क्यों नहीं आता, इतना पढ़ा लिखा गुस्सा ले रहे हैं हम। बैंक मैनेजर को गुस्सा आएगा, क्लर्क पे, बैंक मैनेजर को अपने वीपी पे गुस्सा नहीं आ रहा, देखो कितना समझदार गुस्सा है हमारा। अच्छा, उस क्लर्क को अपने बैंक मैनेजर पे गुस्सा नहीं आ रहा, उसे आएगा क्लाइंट पे, कस्टमर पे, कस्टमर को आएगा फिर रेहड़ी वाले पे, रिक्शा वाले पे। आप देखना किसी को अपने से ज्यादा ताकतवर पे गुस्सा ही नहीं आ रहा, इतना समझदार गुस्सा लिखा है। मैंने कहा इसका मतलब बाबा कंट्रोल में तो है, इसका अगर कंट्रोल में नहीं होता तो इंस्पेक्टर साहब 2-4 बार तो सीईओ साहब से भिड़ लिए होते। मैंने कहा आज तक मुझे रियरली कोई केस छोड़ दूं तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। हर आदमी को, कमजोर आदमी पे गुस्सा आता है, इसका मतलब हर आदमी को उस पर गुस्सा आएगा जो आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। इसका मतलब ये हुआ कि गुस्सा आप अपनी कंट्रोल के हिसाब से कर रहे हैं, पर आपको मजा आ रहा। इस पर विकास सर मैं एक टॉपिक पे पिछले 6-7 महीनों से काम कर रहा हूँ। अब इसकी मैं जड़ में जाऊंगा, क्योंकि देखो सर, आप ब्रेन पे काम करते हो, आप जड़ पे काम करते हो। सारा प्रॉब्लम है सर जड़ का। अगर हम जड़ नहीं समझेंगे ना, एक्चुअली इसकी शुरुआत कैसे होती है विकास सर, मैं बताता हूँ। एक टॉपिक है जिसको मैंने नाम दिया ट्रैपिंग, जिसको मैं बोलता हूँ साजिश। मैं एक स्टडी कर रहा हूँ सर, ऑब्जर्वेशन में। अच्छा, स्टडी के नाम पे मैं करता हूँ क्या, ऑब्जर्वेशन करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। आप गौर करो सर, हमने बड़ी चालाकी से वो दुनिया की तमाम चीज़ें जो इंसान की लाइफ को बहुत, मतलब आई वुड से कि बड़ी काम बना सकती थी, कूल बना सकती थी, बड़ी शांत बना सकती थी, हम जिंदगी को एंजॉय कर सकते थे, कामयाब हो सकते थे, पॉजिटिव रह सकते थे, हमें बड़ी चालाकी से उनके खिलाफ खड़ा कर दिया गया। कैसे? मैं बताता हूँ सर। हर आदमी बदतमीजी से बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है, इरिटेशन में बोल रहा है। बहुत। क्यों बोल रहा है सर? क्योंकि हर बदतमीज और हर गुस्से में बोलने वाले आदमी को हम ही क्या बोलते हैं, यार मन का साफ है भाई, मन में बैर नहीं रखता, मन का बिल्कुल साफ है, जो मुंह पे है ना, जो मन में है वही मुंह पे है, सामने बोल देता हूं मुंह पे। और आप जरा बोल देना, बताना, हर विनम्र और हर तारीफ करने वाले को हम ही क्या बोलते हैं, गुन्ना। भाई बड़ा गुन्ना है, बहुत मीठा है, बहुत चालू है, जरूरी से कोई काम हो। हमने पोलाइट और विनम्र बोलने वालों को चापलूस बना दिया कि चापलूसी कर रहा, तुम्हें से कोई काम। हमारे घरों में ही क्या प्रैक्टिस है, अभी आप मेरे आके 2 बात तारीफ कर दो, मैं पहली लाइन काम बताओ काम। यानी हमारे दिमागों में जहर भरा गया। जो तुमसे पोलाइटली बात करे, जो विनम्रता से बात करे, जो तारीफ करे, तमीज से बात करे, वो चालाक है, तेज है। और जो मुंह पे ब्लंट बोल दे वो मन का साफ है। अब हर आदमी मन का साफ होने में घूम रहा, एक्चुअली मन का साफ तो कोई है नहीं, तो इन्होंने शॉर्टकट क्या अपना लिया, बदतमीजी से बोलो, मुंह पे बोलो, और डायलॉग क्या दे देंगे, हम तो ये सच बोलते हैं। सच कैसा होता है? कड़वा। अरे मैंने कहा गुरु बहुत चौड़ा ऐसे चौड़ा हो गया। तो अच्छा, जितने भी लोग ये है ना जी, हम तो सच बोलते हैं, सामने वाले को कड़वा लग जाए तो क्या बोल, हम तो सच बोलते हैं। इनसे पता मैं क्या बोलता हूँ, ला मेरे दोस्त अपनी ITR दे, लाओ ITR दो, अभी बता दूंगा कितना सच बोलते हो। सच केवल बदतमीजी करने के काम आ रहा है। जो ये कह रहा है ना मैं सच बोल रहा हूं, जब वो सेल्स के लिए कंपनी से बाहर निकलता है ना, तो 2000 के बिल की जगह 3500 का बिल लगा रहा, पता नहीं सच कहां चला जाता, पता नहीं तब उसका कहां से चला जाता। जब उसको मकान बनाना होता है 3 इंच आगे 5 इंच दीवार आगे कर लेता, पता नहीं सच कहां चला जाता। हमारे लिए सच का मतलब है दूसरों से बदतमीजी करना, और हमने शॉर्टकट अपना लिए। हम पे एक्चुअली क्या है, हम पे तमीज से बोलने में सर एफर्ट लगते हैं, तमीज से बोलने में शब्दों की जानकारी होनी पड़ती है, तमीज से बोलने पे अपने पे कंट्रोल रखना पड़ता है। तो ये तो मुश्किल काम है, बड़ा एफर्ट का काम है। तो इन्होंने, आप देखो बड़ी चालाकी से इन्होंने, मैं बता रहा हूँ ना, पॉजिटिव चीज़ों को तो इन्होंने डिमीन कर दिया और नेगेटिव चीज़ों को ग्लोरीफाई कर दिया। हाँ, हर आदमी डायरेक्ट बदतमीजी कर रहा है, और फिर क्या टैग क्या दे दिया जी, हम तो सच बोलते हैं, सामने वाले को कड़वा लग जाए। और ऐसे ही मैं 20 उदाहरण दूंगा अब आपको। इन्होंने किया क्या है, मतलब टैपिंग होती क्या है, साजिश होती क्या है, अलग अलग तरीके के उदाहरण उठाऊंगा सर। मैं आधा सेंटेंस बोलूंगा, पूरा आप करना। देखो कितनी चालाकी से इन्होंने हमारे साथ साजिश रची है। नेकी कर दरिया में डाल, बदतमीजी कर फेसबुक पे डाल, झगड़ा कर इंस्टाग्राम पे डाल, बुराई कर सोशल मीडिया पे डाल, पर नेकी दरिया में ही डालनी है। हाँ, दाएं हाथ को भी पता ना लगे कि बाएं हाथ। और हमें कैसे, देखो प्रेशराइज कैसे कर दिया गया। आप जरा किसी गरीब को खाना खिलाते हुए या कंबल बांटते हुए या हेल्प करते हुए एक फोटो डाल के दिखा दो सोशल मीडिया पे, नीचे कमेंट अभी बता रहा हूं मैं आपको, अरे ये दिखावा मत किया करो, अगर सच में ही किसी की मदद करनी है ना तो वो फेसबुक पर नहीं डाले जाते, सोशल मीडिया पर नहीं डाल। आप बदतमीजी सोशल मीडिया पर डाल सकते हो, आप झगड़े की, आप रोज हर दिन हम 500 वीडियो देखते हैं जो, अच्छा भलते का झगड़ा किसी का जिसे हम जानते भी नहीं, हमें सोशल मीडिया पे ही मिला,
और हमने टोल टैक्स पे किसी का झगड़ा हो गया या हॉस्टल में किसी का झगड़ा हो गया, उसे हम शेयर कर रहे हैं। झगड़ा अलाउड है सोशल मीडिया पे, उससे कोई नहीं टोकता आपको। पर आप किसी की मदद करते हुए अपना वीडियो नहीं डाल सकते, आप मदद करते हुए फोटो नहीं डाल सकते। नहीं तो नीचे क्या डायलॉग आएंगे, अरे अगर जो सच में अच्छे इंसान होते हैं ना, वो दिखावा नहीं करते। सीधे हाथ से भी करो तो बाएं हाथ से करो तो दाएं को नहीं पता। इन्होंने अच्छाई करनी सर इतनी मुश्किल बना दी, इतना मुश्किल। अब जस्टिफाई करता फिर रहा बेचारा अच्छा करने वाला आदमी। नेकी कर दरिया में डाल। तो भाई साहब जो दरिया में डालोगे तो एक दिन खत्म होना ही था, हो गया खत्म। आप एक बात बताओ, मैं हर चीज दरिया में डाल दूंगा तो वो तो बह जाएगी, खत्म हो जाएगी ना। बुराई नहीं खत्म हुई, क्यों? क्योंकि बुराई हमने यहीं रखी, कर करके यहीं डालते रहे। इसे ऐसे समझो, मैं बीज खेत में डालूंगा तभी तो पैदा होगा। तो बीज तो हमने खेत में डाल दिए, और अच्छाई के बीज नदियों में डाल दिए, तो नदी वाले बीज बह गए, बुराई वाले बीज यहीं के यहीं हैं, बढ़ रहे हैं, पेड़ बढ़े जा रहे हैं। मैं कहता हूँ नेकी करके अच्छा डायलॉग क्या मार देंगे, ढोंग कर रहे हो, ये दिखावा कर रहे हो। मेरा बस एक सिंपल सवाल है, और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, विकास सर मैं आपसे पूछता हूँ, किसी ने या मैंने या आपने किसी गरीब को ठंड में कंबल दिए और ये ढोंग कर रहा हूं मैं, तो मेरा एक सिंपल सवाल है, क्या ढोंग वाले कंबल से ठंड रुकती है या नहीं रुकती? मेरा तो सिंपल सा सवाल है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा तो। जब मैं किसी को ढोंग करते हुए खाना खिला रहा हूं, क्या उस ढोंग करते हुए खाने से किसी की भूख मिटती है या नहीं मिटती? और गुरु अगर आपकी नजर में ये ढोंग है, तो मैं हिंदुस्तान के, दुनिया के तो नहीं कह रहा, पर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूं, आओ ढोंग करें। वाह, आओ मेरे साथ ढोंग करो, पता चल जाएगा। अरे जब किसी के ढोंग से पैर छुए जाते हैं ना, तो भी कमर यूं करनी पड़ती है, तो भी ईगो कंट्रोल करनी पड़ती है, तो भी अपना अहंकार को छोड़ना पड़ता है जब ढोंग करते हुए किसी को खाना। मैं कहता हूँ अगर ये दुनिया ऐसा ढोंग करने लगे तो सर मजा आ जाए। आप सोचिए, हम ढोंग ही नहीं कर रहे हैं। हमें तो मुंह पे बोलना ना, मुंह पे बोल देते हैं हम तो ये समस्या है सर। वाह। आपकी बात से वो बात याद आ गई, जब हम अक्सर कई बार जब वर्कशॉप्स में जाते थे तो बात होती थी कि जी जी। लोग अंदर से छूने की बात करते हैं, क्योंकि अब बाहर से होना बाहर से चाहिए, अंदर से अपने आप हो जाओ। अपने आप, मैं तो कहता हूँ मत भी हो। सर ये तो आपने फिर मुझे एक टॉपिक दे दिया। एक्चुअली इन्होंने हमें इतने मुश्किल, अंदर पे आ रहा हूँ। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ विकास सर, जितने भी आज तक बदलाव की बात करी गई, जितने भी लाइफ कोचेस आपने सुने, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर सुने, जितने बाबा सुने, जितने, मैं कह रहा हूँ जहां से अभी बदलाव की बात करी गई है, क्या बोला गया? अंदर से बदले या बाहर से? अंदर से बदले। ये फिर एक ट्रैपिंग थी। आप इसको समझ रहे हैं विकास सर, मैं ये नहीं कह रहा कि अंदर से नहीं बदलना, मैं पर ये कह रहा हूँ सर, चेंजेस कम इनसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते। सिद्ध करता हूं और फिर अपने मुद्दे पर लौटूंगा। मैं विकास सर आपसे कहता हूं, और आप तमाम लोगों से भी जहां आप बैठे हैं, मैं कहता हूं इस हॉल को जहां हम बैठे हैं, इस रूम को और ब्यूटीफाई करिए, और बेहतर बनाइए, और सुंदर बनाइए। क्या करेंगे आप? सामान लेके आएंगे, पेंट क्या करवाएंगे। पेंट कहां से आएगा सर? बाहर से। और बताइए सर। कुछ ऐसे मोमेंटोज लेके आएंगे। कहां से आएंगे सर? बाहर से। कलर बाहर से आएगा, मोमेंटोज बाहर से आएंगे, फर्नीचर बाहर से आएगा, लाइट बाहर से आएगी, आएगा। फ्लोरिंग बाहर से आएगी, कारपेट बाहर से आएगा। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, चेंजेस कम इनसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड। इन्होंने हमें ऐसा उलझा के रख दिया, और फिर शायरी चलती है, ढूंढता हूँ एक ऐसा इंसान खुदा कभी तो मिले, जो जैसा बाहर से है वैसा, जैसा अंदर से है वैसा बाहर से भी हो। मैंने कहा ये दुनिया नरक बन जाएगी। जैसे हम अंदर से हैं ना, हम सब जानते हैं। लोग कहते हैं जैसे अंदर से हो वैसे बाहर से बनो। मैं कहता हूँ गुरु जैसे बाहर से हो ना, ऐसे अंदर से बन जाओ, क्योंकि अंदर से हम कितने महान हैं आपको भी पता, मुझे भी पता है। तो ये रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, जैसे बाहर से हो। आपने एक डायलॉग सुना, जैसे अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हो वैसे ही दूसरों के साथ करो। मैं उल्टा बोलता हूँ, मैंने कहा भाई जैसा दूसरों के साथ करता हो ऐसा अपने से करो। हम दूसरों से बड़े पोलाइटली बोलते हैं, हाँ अच्छा अरे भाई, और किसी का बच्चा रो रहा हो तो हम ही क्या करते हैं, अरे बच्चे क्या हुआ, भूख लग रही है, अपना रो रहा, चले। हम अपनों से बड़े बदतमीज हैं, हम अंदर से बड़े बदतमीज हैं, हम अंदर से बड़े नालायक हैं, अंदर से बड़े नाकारे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अंदर से, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ गुरु, अगर हो सके तो जैसे बाहर से हो वैसे अंदर से बनने की कोशिश करिए, पहला पॉइंट। दूसरा, बदलाव कभी अंदर से नहीं आएंगे सर। लॉ ऑफ इनर्शिया हम सब ने पढ़ा, चलो भैया तो हमारी मान लो, धर्म की मान लो, नहीं तो मैं साइंस की मान लो, भाई साइंस से बाहर तो नहीं है। क्या कहता है सर लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति या वस्तु हमेशा सैकड़ों लाखों साल तक उसी अवस्था में बना रहेगी जिसमें वो है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सर बदलाव का सिर्फ दुनिया में एक ही तरीका है, एक्सटर्नल फोर्स, और बाहर से बदलाव आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, बदलना अंदर से ही है,
पर अंदर तो मंजिल है, अंदर मतलब मंजिल है, रास्ता बाहर से है। तो अगर मैं आपसे अगर मुझे यहाँ से नोएडा जाना है तो आप मुझे मंजिल बताओगे, रास्ता बताओगे? मैं आपको रास्ता तो एज अ बताऊंगा। कोच, एज अ स्पीकर, हमारा काम लोगों को रास्ता बताना है। अब हमने उलझा के किसी में रख दिया, अंदर से बदलो, अब सामने वाला बेचारा परेशान है, 5 साल हो गए, बदल इस ही नहीं पा चक्कर रहा। में बदलाव ही नहीं होता सर, हो ही नहीं सकता ना सर। क्योंकि साइंस बहुत सिंपल है भी। अगर मेरे को ये काम टफ लगेगा ना, हाँ जी, तो मैं पहले से ही टाल मैं दूंगा। नहीं करूंगा। और सर एक तो टफ है, दूसरा एक, चलो एक उदाहरण देता हूँ सर। आप कार से जा रहे हो और आपका दोस्त या मैं बोलता हूँ कि विकास सर कार मोड़ लो, तो आप क्या करेंगे? नीचे उतर के पहिए टेढ़े करके कार मोड़ देंगे? क्या करेंगे आप? स्टेयरिंग मोड़ूंगा सर। मेरा क्वेश्चन, मैंने क्या कहा था या कार दोस्त ने क्या कहा था, क्या मोड़ने के लिए कहा कार था? मोड़ने फिर आपने कार क्यों नहीं मोड़ी? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे हाथ में कार नहीं है, मेरे हाथ में क्या है? स्टेयरिंग। स्टेयरिंग है। पर पर्पस स्टेयरिंग मोड़ने का भी क्या है सर? कार मोड़ना। मैं ये कहता हूँ कार थॉट्स हैं और स्टेयरिंग शब्द हैं। अब मैं लोगों से ये अपील करता हूँ, बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बदलने थॉट्स ही हैं। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके हाथ में थॉट्स हैं या शब्द हैं? अगर मैं अभी आपको, चलो मैं आप सबको टास्क दे रहा हूँ, जितने भी हमें सुन रहे हैं, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, टास्क क्या चैलेंज दे रहा हूँ, 1 मिनट के लिए अपने थॉट्स कंट्रोल करके दिखाइए। नहीं होंगे। छोड़ दो, 1 सेकंड के लिए कंट्रोल करके दिखाइए। नहीं। और अगर मैं कहूँ 1 मिनट के लिए अपने शब्द कंट्रोल करिए, बहुत मैं कह रहा हूँ 1 घंटे के लिए करिए, हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ वो करिए ना जो आप कर सकते थे। पर फिर ये ट्रैपिंग है सर। हमें शब्द को, शब्द की इंपॉर्टेंस, शब्दों के बारे में तो क्या बोल दिया गया। मैं एक सेशन ले रहा था, मैंने बोला पॉजिटिव बोलो, पवित्र बोलो, पावरफुल बोलो। एक साहब खड़े होके बोले, अरे सर अमर जी ये तो सब बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है? मैंने कहा और भाई नालायक बदतमीज क्या हाल है तुम्हारे? बोले ये क्या बदतमीज, आपने ऐसा कैसे बोल दिया? मैंने कहा भाई साहब बोला ही तो है, बोलने से क्या होता है? इन्होंने शेक्सपियर की वो लाइन पकड़ ली होगी, नाम से ना क्या होता है या फिर आपकी पहचान से क्या होता है। विकास सर मैं ये कहता हूँ, देखो ये भी डायलॉग बताऊँ अगला। विकास सर मैं ये कहता हूँ, आदमी पिछले 5 साल से फूफा जी के घर क्यों नहीं गया? फूफा जी ने ये बोल दिया था। जीजा जी से क्या लड़ाई है? जीजा जी ने सबके सामने ऐसा बोल दिया था। हस्बैंड वाइफ की क्यों नहीं बन रही? हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया था, वाइफ ने। पूरी दुनिया से मुंह फुलाए घूम रहा है इंसान बोलने के ऊपर, और फिर डायलॉग बाजी क्या कर रहा? बोलने से क्या होता? एक्चुअली सर टैपिंग बोलते हैं सर। इनको अच्छी तरह मालूम था कि हम बोलने से अपने थॉट्स बदल सकते हैं, हम बोलने से अपनी पर्सनैलिटी बदल सकते हैं, हम बोलने से अपना थॉट प्रोसेस, नज़रिया बदल सकते हैं। हम इवन अपनी आप बड़ा अच्छा वर्ड यूज करते हो, हम अपनी जो ब्रेन की आई वुड से वायरिंग चेंज वायरिंग चेंज कर सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह मालूम था, तो इन्होंने पहले ही उसका काउंटर क्या दे दिया, बोलने से क्या होता। पता मैं तो ऐसे लोगों से क्या बोलता हूँ, चैलेंज में तो बस मैं कुछ नहीं कहता किसी से। मैंने कहा बस वो हाथ उठा दे जो ये कहता हो कि बोलने से कुछ नहीं होता। मैं उसे अगले 2 मिनट ऐसा ऐसा बोलूंगा, मैंने कहा वो यहाँ रुक नहीं पाएगा। आओ, मैंने कहा मेरे सामने आओ और मेरे सामने आके ही बोल दो कि बोलने से कुछ नहीं होता। एक्चुअली अब अगली चालाकी समझाता हूँ। आपने कितने लोगों ने ये सुना है कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, वो कम बोलते हैं? बहुत बार सुना है, हमेशा सुना है। अब ये ट्रैपिंग है सर। एक्चुअली इस धरती पर 90% को बोलना नहीं आता, और मेजोरिटी उनकी है जिन पे बोलना नहीं आता। तो उन्होंने अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, अपने अनस्किल्ड होने को छुपाने के लिए डायलॉग ही क्या दे दिया? जो बुद्धिमान होते हैं वो कम बोलते कम हैं। बोलते हैं। वो उन्हें पता बोलते ही पोल खुल जाएगी तुम्हारी। तो इसलिए सबने क्या, मैं आपको एक शब्दों पे एक चीज कहता हूँ सर, ज्यादा मत बोलो। मैंने कहा गुरु ज्यादा और फालतू शब्द अलग अलग हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास 6 घंटे बोलेंगे, एक शब्द फालतू नहीं बोलेंगे। आशुतोष राणा सर, आशुतोष दादा 10 घंटे बोलेंगे, एक शब्द फालतू नहीं बोलेंगे। विकास नागरू जी 6 घंटे की स्पीच देंगे, एक शब्द फालतू नहीं बोलेंगे। रणवीर अहलावादिया ने 2 ही लाइन बोली थी, दोनों फालतू थी। तो आप ज्यादा और फालतू में कंफ्यूज मत होइए। कोई आदमी 2 लाइन बोल के भी फालतू बोल सकता, और कोई आदमी 2 दिन बोल के भी फालतू नहीं बोलेगा। तो फालतू का ज्यादा से कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या टैप वो कर दिया गया, बुद्धिजीव कम बोलते हैं। मैंने कहा इन पे बोलना नहीं आता, समस्या ये है, तो इन्होंने डायलॉग बाजी कर दी। अभी आपने वो यूज किया था, मैं अभी ट्रैपिंग में सोच रहा था, वो पॉइंट मेरे से मिस हो गया। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये सारे ट्रैपिंग है सर। बोलना, किसी को पॉजिटिव मत बोलने दो। आपने ये डायलॉग सुना, बोलने से क्या होता है, इस पर आ रहा हूँ। ये डायलॉग सुना, देखो इन्होंने हमें नेगेटिव कैसे करा सर। आप जो नेगेटिव की बात कर रहे हो, नेगेटिव रहना हमने अचीवमेंट मानना शुरू कर दिया। अब समझाता हूँ कैसे सर। इन्होंने बड़ी साजिश के तहत हमें नेगेटिव कराया सर। आपने ये डायलॉग इन्हें, अच्छा क्या आप ऐसा मानते हो, और आपसे भी पूछता हूँ, क्या आप ऐसा मानते हो कि अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे तो हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो स्ट्रांग होगी, कंपनी में जो वर्क कल्चर है वो पॉजिटिव होगा, बिजनेस बढ़ेगा, प्रोडक्टिव होगा, हैप्पीनेस बढ़ेगी है। एक क्या रिलीज होता है वो हमारे ब्रेन में, डोपामाइन एंड डोपामाइन, और ये रिलीज होंगे सेरोटोनिन और हम हैप्पी रहे, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल। इन्होंने कितनी चालाकी से हमें पॉजिटिव बोलने से रोका। अब ये डायरेक्ट तो मना नहीं कर सकते थे, तो इनका तरीका देखो कि यार जब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो ना,
तो किसी को बताना मत, वरना क्या लग जाएगी, नजर। हाय। अब आदमी ठीक ठाक है, बढ़िया काम धंधा चल रहा। विकास सर मिलते हैं और अमर भाई क्या चल रहा। अमर ने कहा यार अगर बता दिया तो नजर लग जाएगी। अब अमर चौधरी का डायलॉग, अरे यार विकास सर बस क्या बताएं, पेंडेमिक के बाद तो काम धंधा, अरे सर बहुत परेशान हूँ। और अमर क्या खुश हो रहा, मन मन में नजर नहीं लगने थी। लेकिन आपने जब बोल दिया अब अमर मन को ही मन वो भी तो लग गई। लग गई। सर एक बात बताओ, हम क्या कहते हैं, भगवान कहाँ है? अंदर। और सर जो अब मैं बात कह रहा हूँ उसकी गहराई समझना, तमाम लोग, भगवान कहाँ हमारे अंदर है। और जब मैं ये मेरी किस्मत खराब है, मैं परेशान हूँ, ये आवाज़ मेरे बाहर से आ रही है अंदर से, अंदर से। तो ये आवाज़ किसकी हुई? अंदर की। अंदर मतलब कौन? भगवान। तो जिसके भगवान ने ये कह दिया मेरी किस्मत खराब है, जिसके भगवान के ही मुंह से ये निकल गया कि मैं परेशान हूँ, उसकी किस्मत ठीक कौन करेगा भाई? उसे मैं लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अरे तुम कम से कम अपने भगवान से तो मत कहलवाओ कि मैं परेशान हूँ, अपने भगवान से तो मत कहलवाओ कि मेरी किस्मत खराब है, अपने भगवान से तो मत कहलवाओ लोग बहुत बुरे हैं। औरों के भगवान कहते रहे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपने से तो हम अपने खिलाफ हम भस्मासुर बना दिए इन्होंने। 24। अच्छा अजीबोगरीब बात देखो, पॉजिटिव बोलने के लिए लोगों को कारण चाहिए। हमसे लोग पूछते हैं सर जब हम खुश हैं ही नहीं तो बोलें क्यों? मैंने कहा दुखी भी नहीं हो इतने जितने बोलते घूम रहे हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कल भी एक हम सेशन में थे, तो सर हमारे घर में ये समस्याएं हो गई। मैं कहा हो गई, और दो ही तरीके हैं भी, या तो उसके साथ फेस कर लें या फिर चिड़चिड़ करते रहें, और कोई तरीका तो बताओ। मैं कैसे इसमें छोटे इससे लेवल के नीचे की बात करता हूँ जो आप कह रहे हो। बताना क्या समस्या बताई थी? उनके घर में कुछ समस्या हो गई थी, फाइनेंस की समस्या हो गई, और साथ में उनके अभी शादी टूट रही है उनकी। अब ठीक है, मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ। माफ़ी के साथ मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन फिर भी मैं गारंटी देता हूँ सर, जितने लोग अपने जीवन में समस्याएं और परेशानियां और दिक्कतें बता रहे हैं, उन्हें एक रजिस्टर दे दो और उनसे बोलो कि अपनी परेशानियां लिख दो। मैं गारंटी देता हूँ शर्म चढ़ जाएगी लिखते समय। अब ये पता हमारी परेशानी कैसे है, और यार बॉस ने ऐसा बोल दिया, तो और आप ऑफिस क्या सोच के गए थे? मतलब मेरा तो सवाल ये, क्या सोच के जाते हो ऑफिस? क्या नौकरी सोच के नौकरी कर रहे हो कि वहां जाओगे एक बॉस नाम का आदमी मिलेगा वो तुम्हारी आरती उतारेगा? जवाई समझ के जाते हैं। हमने लेट होने, और यार सर ऑफिस में बहुत प्रेशर है, मैंने क्या, और एक तो 9 बजे पहुंचना पड़ता, मैंने कहा ये भी प्रॉब्लम है, और सर बहुत काम बहुत करना पड़ता। मैंने कहा और आप क्या सोच के ऑफिस ज्वाइन करा है कि तुम्हें वहां ले जाएंगे, आरती उतारेंगे, तुम्हें जूस पिलाएंगे और कहेंगे बाबूजी काम मत करना, बाबूजी आप तो यार। हमने नॉर्मल चीजों को परेशानियों में बदल लिया, और ये भी ट्रैपिंग है सर। पिछले 30-40 साल पहले हम जब कभी थोड़े बहुत परेशान होते तो शब्दावली देखना सर, शब्द कितनी ताकत रखते हैं। आज से 30-40 साल पहले आदमी बोलता था यार एक बात है, बात है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी क्या बोलता था वो, यार एक बात है। और अब नॉर्मल बात को भी आदमी क्या बोलता है, यार एक प्रॉब्लम है, मेरा चार्जर काम नहीं कर रहा। मैंने कहा महाराज ये वर्ल्ड वॉर छिड़ गया क्या? मतलब ये चार्जर काम नहीं कर रहा, इस शब्द को भी तुमने प्रॉब्लम बोल दिया। यार एक प्रॉब्लम है, क्या हुआ? अरे यार मेरे, मतलब हमने, मेरी घड़ी नहीं चल रही, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं सर, हमने नॉर्मल बातों को भी प्रॉब्लम कहना शुरू कर दिया। पहले प्रॉब्लम को भी नॉर्मल बात बोलते थे। सारा खेल शब्दों का है। जब आपको नॉर्मल, इसलिए आदमी को इतनी सी बात भी समस्या लगती है, इतनी सी प्रॉब्लम भी समस्या लगती है, इतनी सी बात ही हाँ अब हम सर अब बातें रही नहीं, अब सीधा क्या हो गया, प्रॉब्लम है। समस्या। आपने एक नई चीज देखी आजकल, जो पेरेंट मिलेंगे वो क्या बोलेंगे, यार हमारा बच्चा, बच्चे से नेगेटिव ऐसा मत बोलना, बच्चा वरना डिप्रेशन में चला जाएगा। मैं सीधा डिप्रेशन में ही, मतलब सीधा डायरेक्ट ही डिप्रेशन में जाएगा, कहीं सिर दर्द में, कहीं गुस्से में, कहीं कहीं भी नहीं आएगा, सीधा। मैंने कहा आदमी को लगता है छोटा काम नहीं करना, बीमारी भी बड़ी चाहिए, सब चीज बड़ी चाहिए। एक बदलाव 20-30 सालों में क्या आया सर, हमें सारे काम बड़े करने हैं। आजकल एक कवि सम्मेलन या भंडारे के वो देखना सर, लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपने शाब्दिक बदलाव बता रहा हूँ, सोच के बदलाव। आप भंडारे का कोई भी पोस्टर उठा के देख, विशाल भंडारा, जिस भंडारे में 5 किलो आलू और 2.5 किलो आटा लग रहा है वो भी विशाल ही है। मैं मैसेज क्या, विशाल कवि सम्मेलन, जिसमें गली मोहल्ले, मतलब कुल 4 कवि हैं और 28 सुनने वाले, पर कवि सम्मेलन का वो क्या बनेगा, विशाल। अब हम नॉर्मल बातें रहने ही नहीं देना चाह रहे। हमें ऐसा लगता है जितना ग्लोरीफाई करेंगे, और उसका रीजन है साहब, संघर्ष को और मुश्किलों को पिछले कुछ सालों में बड़ा ग्लोरीफाई किया गया। हमारे यहाँ इज्जत पता किसकी है सर, संघर्ष की, अचीवमेंट की नहीं है। उदाहरण देता हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसलिए बड़ा नेता माना जाता है कि उन्होंने कभी चाय बेची थी। अगर ये नरेंद्र मोदी जी किसी पॉलिटिकल घराने से होते, या ये नरेंद्र मोदी जी किसी वेल ऑफ घर से होते, तो हम इन्हें बड़ा ही नहीं मान रहे होते। हमारे यहाँ अचीवमेंट
अच्छा, 2 आईएएस बनते हैं, एक रिक्शा, और मैं कह रहा हूं ये गलत नहीं है, सुनना, मैं ये नहीं कह रहा कोई गलत कह रहे हो आप, पर मैं कह रहा हूं एक आईएएस बना रिक्शे वाले का बच्चा और एक आईएएस बना ठीक ठाक परिवार का लड़का, तो क्या कहेंगे, देखो रिक्शे वाले का है। यार पढ़ाई तो दोनों ने ही बराबर करी होगी। मैं ही मानता हूं चलो इसको फाइनेंशियल इश्यूज ज्यादा थे, पर फाइनेंशियल समस्या अपनी जगह अगर थोड़ी देर के लिए हटा दूं, तो मुझे ये बताइए क्या कोई कोटा है क्या यूपीएससी में कि रिक्शे वाले के लिए कम नंबर पे ही नंबर आ जाएगा, नहीं ठीक ठाक घर वाले का नंबर कम पे आ जाएगा नंबर, नहीं है ना। तो कम से कम यार इनकी मेहनत को तो बराबर रख लो। पर हम संघर्ष को ग्लोरीफाई करते हैं, हम अचीवमेंट को ग्लोरीफाई नहीं करते। हिपोक्रेसी तो सर अपनी सोसाइटी में है ना सर, जैसे अभी आपने देखा हो 10th और 12th के रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर हुए, उससे 5 दिन पहले 10 दिन पहले तक न्यूज़पेपर में आता है आपकी मन की बात, स्ट्रेस मत लेना, नंबर से कुछ नहीं होता, और वही अखबार, वही न्यूज़ चैनल, वही बड़े बड़े चैनल्स बाद में उन लोगों की, उन बच्चों की फ़ोटो छापते हैं जिनके 90-95% आए हुए हैं। तो आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो? घर में कंपैरिजन आएगा नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, और इसमें गलत भी नहीं है सर, विकास सर मैं ये भी मानता मैं गलत नहीं हूं। मानता, मैं लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जिस पॉइंट को आपने उठाया बड़ा कमाल का पॉइंट उठाया। एक्चुअली मेरा अपना अनुभव ये रहा है सर, मेरा ऑब्जर्वेशन पिछले 25-30 सालों में ये रहा है, हर चीज मार्केट बनानी है इन्हें, और मार्केट बनाने का पहला नियम है, किसी भी चीज को बेचने का पहला शर्त क्या है सर, वो फ्री में अवेलेबल ना हो। हवा हम खरीद रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि हवा फ्री में अवेलेबल है। 25-30 साल पहले तक हम पानी भी नहीं खरीद रहे थे, तो पहले पानी कैसा करा गया? दूषित, पानी को गंदा करा गया, क्योंकि उन्हें पानी बोटल्स में बेचना है, एक बिजनेस खड़ा करना है, एक एम्पायर खड़ा करना, तो उसके लिए अगर पहले हमारे यहाँ प्याऊ लगती थी, घरों के बाहर पानी मिल जाता था फ्री में, कोई खरीदेगा क्या? तो पहले कल्चर पे वार करा जाएगा, पहले घरों के बाहर क्या खत्म किए गए? प्याऊ खत्म किए गए। आप देखना, देखो सर ये आपस में इंटरकनेक्टेड चीजें होती हैं, आपको एक बात बताना चाह रहा हूं मैं, बिल्कुल है। आप अगर पूरे गौर करोगे तो लास्ट में सारी खत्म होंगी मार्केट पे आके, सारी चीजें। मैं आता हूँ, मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, आप ब्रेन को कोच हो, माइंड कोच हो, आप ब्रेन पे काम करते हो, मैं मोटिवेशन पे काम करता हूँ सर। मैं ये कहता हूँ पिछले 25-30 सालों में बड़ी चालाकी के साथ, पहले मोटिवेशन या काउंसलिंग हमें किन लोगों से मिल जाती थी सर? अपने परिवार के बड़े लोगों से, परिवार में बुजुर्गों से, अड़ोसी पड़ोसी, चाचा ताऊ, मामा फूफी, रिश्तेदारों से। बिल्कुल। पिछले 25-30 सालों में सोचो, अब सोचो क्यों कहा जाता है रिश्तेदार किसी के नहीं होते, अब सोचो क्यों कहा जाता है पड़ोसी बहुत तुमसे जलते हैं, अब सोचो क्यों कहा जाता है कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, क्योंकि इन्हें मालूम था कि जब तक इन्हें हैप्पीनेस और इन्हें काउंसलिंग और इन्हें मोटिवेशन चाचा ताऊ अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बुजुर्गों से फ्री में मिलता रहेगा, तो हमारे कोर्स कैसे खरीदेंगे? तो पहले हमने मार्केट कैसे खड़ी करी? हर मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, सिर्फ एक ही बात बता रहा हूं, दुनिया नहीं चाहती कि तुम कामयाब हो, कोई नहीं चाहता कि तुम कामयाब हो, कोई नहीं चाहता कि तुम्हारा भला हो, तुमसे सब चिढ़ते हैं, तो पहले मोटिवेशनल, मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर हूं, पहले हमने इनको क्या कर दिया, इनके दिमाग में क्या जहर भर दिया कि रिश्तेदार किसी के नहीं, दुनिया किसी के नहीं, अड़ोसी किसी के नहीं, पड़ोसी की। अब ये आदमी जब परेशान होएगा तो किसकी वीडियो देखेगा? अमर चौधरी की। फिर ये कोर्स किसका खरीदेगा? अब मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, आओ मेरा 5,000 का कोर्स खरीदो, मैं तुम्हें ठीक करूँगा। पहले जो चाचा था वो वैसे ही कंधे पे हाथ मार के ठीक कर देते थे रिश्तेदार। अब रिश्तेदारों से इन्होंने बिगाड़ लिया, अड़ोसी से इन्होंने बिगाड़ ली, पड़ोसी, ये तो डरे हुए बैठे हैं ना पड़ोसी को। अब पड़ोसी को आदमी अपनी परेशानी नहीं बताता सर, अब इवन अपने चाचा था वो अपने घरों में नहीं बताता आदमी परेशानी, क्योंकि इन्होंने क्या दिमाग में घुसाया, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लोग तुम्हारी कमजोरी, किसी के सामने आंसू मत बहाना वरना वो पूछने की कीमत मांग लेंगे, पूछ। और मैंने कहा गुरु क्या बात है, कौन लाई वही लाइन। आप कभी गौर करना सर, शब्द पहले आते हैं, मार्केट बनाई जा रही है। ये आप जो बात कह रहे हो ना, मैं इसको और मतलब इसको और पुख्ता तरीके से भी रख देता हूँ। हमने एक पॉडकास्ट किया था एक एचआरएन कोच के साथ जी, उन्होंने बताया कि लगभग 60 साल पहले टीवी फ्रिज सब चीज़ों को बेचना था, अब बिके कैसे? तो फिर न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट लेके आया गया, उसको कैसे लेके आए? तो आपको अलग अलग तरह से ट्रैप किया गया, एग्जाम के टाइम पर मैच रख देना, एग्जाम के टाइम पर इस तरह की चीज़ें रख देना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिससे आपका पूरा ध्यान भटके, आप सवाल पूछना छोड़ दो, आपका ध्यान सारा एंटरटेनमेंट में चला जाए और आप धीरे धीरे जॉइंट से न्यूक्लियर में आ जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा। जितने न्यूक्लियर फैमिली होंगे उतने फ्रिज बिकेंगे। चलो आपने न्यूक्लियर, मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता था सर, तो एक टॉपिक दिया करते थे हम, जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का चलो आप भी बताओ, मैं तमाम लोगों से पूछता हूँ, पहला ही फीचर क्या बताया जाता है, पहले ही सबसे बड़ी खूबी क्या है? अकेले रहने का, फ्रीडम। आप किसी से पूछ लेना, पहली लाइन वो बोलेगा फ्रीडम। फिर मैं उससे पूछता था अच्छा थोड़ा बताओ फ्रीडम मतलब, बोले सर न्यूक्लियर फैमिली में कोई रोक टोक नहीं होती, आप कहीं भी जाओ किसी भी टाइम आओ। मैंने कहा अब यहाँ रुक जाओ,
मैंने कहा यार फ्रीडम के नाम पे तुमने ये क्यों नहीं कहा कि न्यूक्लियर फैमिली में कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई मना नहीं करता, किसी भी जिम में चले जाओ कोई मना नहीं करता, कोई भी पढ़ाई कर लो। मतलब तुम्हें न्यूक्लियर फैमिली से वो वाली फ्रीडम नहीं चाहिए जिसमें तुम्हारा करियर बन जाए, जिसमें तुम कामयाब हो जाओ। न्यूक्लियर फैमिली में फ्रीडम कौन सी चाहिए? तुम 12 बजे भी घर आओ तो कोई टोके ना, ये वाली फ्रीडम चाहिए। यानी फ्रीडम के नाम पे हमें बदतमीजी चाहिए, फ्रीडम के नाम पे हमें बुराई चाहिए सर, फ्रीडम के नाम पे भी अच्छा ही नहीं चाहिए। इनको कनेक्ट करता चलूंगा सर। आपने कितने लोगों के मुंह से डायलॉग सुना कि यार पैसे की बहुत तंगी थी, पैसे का बहुत अभाव था, पढ़ाई छोड़ दी, ये करना पड़ा, वो छोड़ दी। जितने भी ये आजकल सब हैं। सभी कहानी सुनाते हैं। एक का नाम बता दो जिसने सिगरेट छोड़ी हो पैसे की कमी से। हाँ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग। का नाम बताओ जिसने शराब छोड़ी हो पैसे की कमी से। ये तो भी एक वेब सीरीज देख रहा था सर, उसके पास पैसे नहीं थे किराया देने के, हाँ। लेकिन वो बियर पी रहा था, सिगरेट पी रहा था। हाँ, एक मुझे बताओ तो सही। अब मैं और डीप ले जा रहा हूँ आपको सर, और डीप लेके जाऊंगा ये पर समझ। एक और चीज मैं बता दूं, एक डायलॉग चलता है बहुत मोटिवेशन के नाम पे, सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग। 4 लोग क्या कहेंगे, आपने भी बहुत किस्से सुने होंगे। 4 लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से मैंने करियर छोड़ दिया, 4 लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से मैंने करियर छोड़ दिया, इसकी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी, इसकी वजह। मेरा एक सवाल है सर, 4 लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से आलस्य कितने लोगों ने छोड़ा, नाम बताओ एक का। ऑफिस में 4 लोग क्या कहेंगे, कितने लोग हैं जिन्होंने ऑफिस लेट जाना छोड़ दिया हो इस वजह से। 4 लोग क्या कहेंगे इस वजह से किसी ने काम चोरी छोड़ी है। 4 लोग क्या कहेंगे इस वजह से किसी ने लेट सोना किसी ने छोड़ा, कि यार पड़ोसी या रिश्तेदार क्या कहेंगे, तू 9 बजे सो के उठता, कल से 6 बजे उठूंगा, छोड़ा एक ने भी। बिल्कुल भी नहीं। हमने 4 लोगों के नाम पे भी वो काम छोड़े जिनमें मेहनत लगती है, जिनमें एफर्ट लगता है, मतलब अपना कंफर्ट पाने के लिए। एक्चुअली ये सब चीजें सर, एक्चुअली हमने मेजॉरिटी किन लोगों के सर जिन्हें कुछ नहीं करना, तो इन्होंने सारे नियम अपने हिसाब से बना लिए, सारे डायलॉग्स अपने नियम से हिसाब से, सारे के सारे। मैं चुनौती देता हूं, सारे के सारे डायलॉग इतने वेल प्लान्ड हैं, पहले से ही प्लान्ड है, मार्केट क्रिएट करनी है, इंटरकनेक्टेड है। मैं ये बताना चाह रहा हूं मैं सर, आप जब रिश्तेदार से चिढ़ोगे, चाचा ताऊ से चिढ़ोगे, पड़ोसियों से चिढ़ोगे, तो आप इनसे मिलना छोड़ दोगे। जब आप इनसे मिलना छोड़ दोगे तो, और जब आप नेगेटिव होगे, डिप्रेशन में आओगे, परेशान होगे, दुखी होगे, तो फिर आप लाइफ कोचेस के पास जाओगे, फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाओगे, फिर माइंड कोचेस के पास जाओगे, फिर जाओगे इनके पास। तो इन्हें मार्केट खड़ा करनी थी। अगर ये आज ऑर्गेनिक के नाम पे वही बेचा जा रहा है जो 40 साल पहले हमारे गाँवों में यूं ही मिलता था। हाँ बिल्कुल। मतलब आप सोच के देखो, अब आज से 50 साल पहले तो हमें ये बोल के फर्टिलाइजर लाए गए कि भैया उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब हमने फर्टिलाइजर यूज करने शुरू कर दिए, खाद यूज करने शुरू कर दिए, अब हमें 20 साल से क्या समझाया जा रहा है, ऑर्गेनिक खाओ। और अब ऑर्गेनिक आलू कर दिया ना 100 रुपए किलो। यही आलू हमें 40 साल पहले भी तो मिल रहा था फ्री में, ऑर्गेनिक मतलब फ्री इन द सेंस नॉर्मल रेट पे। तो सर हर चीज बेचनी है, बेचने की पहली शर्त है वो फ्री में ना मिल जाए। इसलिए हैप्पी आज की मार्केट है, हैप्पीनेस भी बहुत बड़ी मार्केट है सर। सर बहुत अच्छा कोर्स है ये। अरबों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, अरबों रुपए की मार्केट है। अब हमें हंसने के लिए कपिल शर्मा की जरूरत है, अब हमें हंसने के लिए स्टैंड अप कॉमेडियंस की जरूरत है। आप नॉर्मली नहीं हंस सकते। तो वो अच्छा डायलॉग मारा था समय रैना ने कि एक्चुअली हम तो सरकार की मदद कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको हंसाने में लगा रखा है। अगर हमको हम हंसाएंगे नहीं तो आपसे सवाल पूछेंगे, आप ही के लिए समस्या है। मैं उल्टा कहता हूँ सर, मैं उल्टा कहता हूँ। मेरा ये कहना है कि हंसना इंसान, मेरी नज़र में हैप्पीनेस, हेल्थ और वेल्थ, ये 3 कॉन्टेक्स्ट हैं ह्यूमन लाइफ के। जो मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है वो है खुश रहना, और अब हमें खुशी नहीं रहने दे रहे। हंसता हुआ आदमी अब मिलता क्यों नहीं? मैं तो कॉर्पोरेट में सेशन लेता हूँ सर, ईश्वर की कृपा से, जिस बड़ी नजर लग कंपनी, जाएगी पुलिस सर। डिपार्टमेंट, जिनका भी हंसते हुए हाँ ये भी नज़र लग जाएगी। नज़र वाले पे पॉइंट पे दोबारा आऊँगा सर, हंसने वाले पे आ जाता हूँ। हंसते हुए लोग क्यों नहीं मिलते? अब अगली टैपिंग सुनना सर। हमने बड़ी चालाकी से हंसते हुए लोग कामचोर, गैर जिम्मेदार और जोकर सिद्ध कर दिए। आपकी कंपनी, आपसे भी पूछता हूँ, आपकी एक कंपनी है, 2 एम्प्लॉई हैं, आप ऑफिस पहुंचते हैं, एक यूं तनाव में माथा पकड़ के ऐसे बैठा हुआ है और दूसरा हंस रहा, खिलखिला रहा, मुस्कुरा रहा। आप क्या समझोगे किसकी वजह से कंपनी थमी हुई है? अगर ये नहीं होता ना तो आज मेरी कंपनी बर्बाद हो जाती। यही जिम्मेदार है, इसने संभाल रखी। मुझे मेरा बैंक याद आ गया। यूं जो मैं तो माथा पकड़ कर तनाव में, और हम क्या, और हंसते हुए को हम ही क्या बोल देंगे? काम कर लिया कर, सारे दिन दांत फाड़ता रहता है। चिराग शर्मा साहब का शेर है सर कि हंसने पे क्या पता था कि जोकर बताएंगे, अब जिसको जो बताएंगे रोकर बताएंगे। अब हर आदमी सब अच्छा शॉर्टकट समझना। अब हम प्रोसेस को क्या कर देते हैं, बीच में से निकाल देते हैं। अब लोग समझ गए जिम्मेदार दिखने का सबसे आसान तरीका, परेशान रहो, तंग रहो, माथा पकड़ के बैठे रहो। वो मैंने बताया ना, बुद्धिजीव दिखने का सबसे आसान तरीका बोलो मत।
लोगों ने बुद्धिजीवी बनने का शौक, पढ़ो मत, लिटरेचर नहीं पढ़ी आपने, आपने बहुत नॉलेज नहीं गेन कर ली, बस आपने कम बोलना शुरू कर दिया, तो अब आप क्या हो गए? आप दिख रहे हो, अब आप बुद्धिजीवी हो गए। दिख इन्हें पता मुंह खुलते ही तो पोल खुल जाएगी। मेरा पॉइंट समझिए मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। हंसने नहीं दे रहे लोगों को, तनाव में हम ऑफिस में। सर देखो इंटरकनेक्टेड कैसे होते हैं सर, समाज को कैसे नेगेटिव बनाया जाता है। समाज एक्चुअली हंसता हुआ समाज दुनिया का सबसे खतरनाक समाज है सरकारों के लिए। हंसता हुआ और खुश समाज सिस्टम के लिए सबसे मुश्किल समाज है टू बी हैंडल्ड या टू बी रूल्ड। कैसे? भाई मैं हंस रहा हूँ, मैं खिलखिला रहा हूँ, मैं खुश हूँ, तो वही वाली बात है। जब मैं फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा तो सवाल पूछूंगा, अब मैं सवाल पूछूंगा। दूसरी बात, आप मुझे कैसे बहकाओगे? मुझे फिर आप 500 रुपए के लिए क्या रैली में ले जाओगे क्या? आप मुझे कैसे बहकाओगे? हंसते हुए आदमी को आप डराओगे कैसे कि अगर तुम इकट्ठे नहीं हुए तो तुम्हें ये मार देंगे, और तुम इकट्ठे नहीं हुए तो तुम्हें ये कैसे डराओगे मुझे? मतलब नियम एक ही रहा है शुरू से, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल है किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मैं बस ये कह रहा हूँ सर, हम सरकारें नहीं बदल सकते, हम सिस्टम नहीं बदल सकते। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है, भाई आप तो जागरूक, आप तो समझ में आ गए ना, आप तो खुश रहने लगो, आप तो हैप्पी रहने लगो। सर हैप्पीनेस पे तो मैं लोगों से अपील करता हूँ। मैं ये कह रहा था हम इतने ऑफिस में थकते नहीं सर, पर बड़ी चालाकी से ऑफिस को आज की डेट में क्या बना, आपने एक टर्म सुनी है, कॉर्पोरेट स्लेव, कॉर्पोरेट मजदूर। अब देखो ट्रैपिंग कैसे काम करती है। भारत में 50,000 रुपए महीने कमाने वाले कितने लोग होंगे सर? चुनिंदा लोग हैं, क्योंकि मैंने डेटा पढ़ा था 2.06 के करीब बताते हैं, ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, पर 2.06 मान लो, 5% मान लो, वैसे तो 2.06 है। एक आदमी जो अच्छा खासा 30-40 हजार रुपए की नौकरी करके ये सोच रहा था आई हैव डन समथिंग। मैं एक छोटे से गांव से निकला और आज दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर या मुंबई या बढ़िया पुणे में या कहीं भी किसी भी छोटे शहर में भी है, यार आज मैं 25-30-40 हजार की नौकरी कर रहा हूँ, और जो इसे अचीवमेंट के तौर पर देख रहा था, जो खुश हो रहा था, जो लग रहा था आई हैव डन समथिंग, आई एम सक्सेसफुल, उसके दिमाग में क्या फितूर भर दिया गया, तुम कॉर्पोरेट मजदूर हो, तुम कॉर्पोरेट स्लेव हो। अच्छा खासा आदमी जो नौकरी से खुश था, जो करते हुए काम से खुश था, जिसको लग रहा था तू कुछ कर रहा, अब वो 24 घंटा क्या कर रहा है, हम तो कॉर्पोरेट स्लेव हैं, कॉर्पोरेट मजदूर हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था सर, एक साहब ने डाला, ओ कॉर्पोरेट मजदूर हो तुम, तुम दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी जीते हो, मैं छोड़ आया उन गलियों को, आज मैं अपने गाँव में खेती करता हूँ, जब चाहूँ खेत पे जाऊँ, जब चाहूँ ना जाऊँ। मैं उससे कहता हूँ गुरु, और जितने मुझे सुनने हैं, मैंने कहा महाराज लिख के दे रहा हूँ, तूने तो खेती नहीं करी, मैं लिख के दे सकता हूँ सर। गाँवों में खेती के लिए भाई साहब 12 के नंबर लगते हैं, वही नहर के नंबर लगते हैं, बारी आती है रात को 3-3 बजे बारी आती है। अगर मेरी 12 तारीख को रात की बारी है और उस दिन मेरे सगे मामा जी के लड़के की शादी है, जाके दिखाना, आदमी शादी छोड़ देगा, 12 का नंबर नहीं छोड़ेगा, नहर का नंबर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 1.5 महीने बाद आएगा दोबारा। अगर एक बात तो बताओ, अगर खेत आज जुतना है तो आज ही जुतना है, मैं अपनी मर्जी से जाऊं, नहीं मैं 7 दिन बाद जोतेंगे, अरे तब तक तो वो पत्थर बन जाएगा भाई। ये डायलॉग का मैं कह रहा हूँ, कॉर्पोरेट में तो फिर भी अपनी मर्जी से एक आध दिन में ऊपर नीचे आगे पीछे कर लूंगा, मिलती है सर ऑफिस के अंदर, छुट्टी मिल जाएगी। इस समय तक सर दूध का काम कर लो, घर में शादी भी हो ना, हम तो गांव से ही हूँ, मेरा गांव में चिरोड़ी सर, हमने तो मैं किसान परिवार से रहा हूँ, दूध वाले हमारे भाई इतने मेहनत कश लोग सर, शादी घर में सगे भाई की शादी है, सुबह दूध डाल के जाएगा आदमी और शाम को कोशिश करेगा फिर शाम को आके दूध डाल दे, और आप कहानी सुना रहे हो यार, मतलब इन्हें जहर भरना। अच्छा अगली टाइपिंग बताता हूँ सर, ये तो छोड़ो, जो नौकरी कर रहा है उसे क्या बोल दिया गया, कॉर्पोरेट स्लेव। अच्छा खासा आदमी क्या रहने लगा, दुखी रहने लगा। जो माँ घर पे अपने बच्चों को बढ़िया खाना खिलाकर और बढ़िया परवरिश कर रही थी, उसके दिमाग में क्या जहर भर दिया, तू नौकरानी है, तू घर के काम करने के लिए हुई थी, मतलब ये घर पे काम कर रही है तो नौकरानी है, इससे क्या कहा जा रहा है, निकल अपना करियर बना, कहीं कुछ करके दिखा। यानी ये नौकर ये कह रही है मैं घर से निकल के ऑफिस में काम करूंगी, जो ऑफिस में काम कर रहा है वो कह रहा है मैं ऑफिस का काम नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कह, अच्छा इसका कई बार इंटरप्रिटेशन गलत कर लेते हैं कि औरतें काम, अरे गुरु मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल करो, मैं तो बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, मैं तो, आप पॉडकास्ट देख लीजिएगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप घर पे अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं तो इसे भी हल्के में मत ले जाओ। इसे तो अब हर औरत माफी के साथ 70% माँ अपने ही घर में अपने बच्चों से पता क्या कह रही है, मैं नौकरानी हूँ तुम्हारी, मैं खाना बनाना आई थी क्या, अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए समय उसे लग रहा है मैं नौकरानी हूँ, किसी ने दिमाग में जहर भर दिया ना। शब्दों का कितना असर पड़ता है, सारा खेल शब्दों का, क्योंकि हम तो माइंडसेट पे काम करते हैं, न्यूरोलॉजिकली आपके दिमाग पर जो आपने बात बोली, बात और समस्या में दिन रात का आप शब्द ही बदल। मैं शब्दों को ऐसे परिभाषित करता हूं सर, शब्द दो, शय की जगह से बोलो, सब दो,
शब्दों में वो ताकत है, आपको सब कुछ दे देंगे। ये बीमारी दे देंगे, ये डिप्रेशन दे देंगे, ये परेशानी दे देंगे, ये नाराज़गी दे देंगे, ये टूटे हुए रिश्ते देंगे, टूटी हुई शादी दे देंगे, ये तरक्की दे देंगे, ये हैप्पीनेस दे देंगे, ये काम, ये सब कुछ। मेरी नज़र में तो कोई मुझसे परिभाषा पूछ लेना वर्ड की परिभाषा क्या है ईश्वर की, तो मैं कहता हूँ ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद करिए, ईश प्लस स्वर, आपके मुंह से निकले गए पवित्र पावरफुल पॉजिटिव शब्द ही ईश्वर हैं, और नेगेटिव शब्द राक्षस हैं। आप खुद तय कर लो आपके मुंह से 24 घंटे क्या निकल रहा। लेकिन सर फिर मैं कहता हूँ, जब हम समझाने बैठते हैं तो इन्हें पहले ही काउंटर, क्या इन्होंने हर चीज का पहले क्या दे रखा, काउंटर दे रखा। इसका क्या काउंटर? बोलने से क्या होता है? अच्छा, बोलने से कुछ भी नहीं होता। बोलने से कुछ नहीं होता। मैं ये कहता हूँ, अच्छा अगर आपको ऐसा लगता है बोलने से कुछ नहीं होता तो नेगेटिव क्यों बोले जा रहे हो, मुझे तो इसका जवाब दे दो। बोल, अगर आपको लगता है बोलने से कुछ नहीं होता तो बोल लो 6 महीने पॉजिटिव, जब कुछ तो नेगेटिव से भी तो नहीं हो। अगर आपके ये कहने से कि मैं बहुत खुश हूं, आप खुश नहीं रह रहे, तो मेरी किस्मत खराब है, ऐसे कहने से क्या हो रहा? मुझे ऐसा लगता है, मुझे बताना सर ऑब्जर्वेशन सही है गलत है, आप ऑब्जर्वेशन के मास्टर हैं और रैशनल थिंकर भी हैं। मुझे लगता है कि हमें जब जो चीज़ चाहिए और नहीं मिल रही है और उसके लिए हम उतनी मेहनत भी नहीं करना चाह रहे और गिल्ट से बचना चाह रहे हैं, तो सारी कहानी हमने इसलिए गाई है। आपने मुझे इतना कमाल का टॉपिक दे दिया सर। मैं एक लाइन बोलता हूँ, इस दुनिया में जितने भी डायलॉग बाजी है, जितने भी परेशान, जो भी चीज़ है, वो हमने 2 ही चीज़ें बचाने के लिए छुपाया, अपना आलस्य और अपनी लापरवाही। बाकी सारी कहानियां गढ़ रहे हैं हम। उदाहरण देता हूँ सर, आपको क्या लगता है किसी बच्चे ने अपने जीवन काल में, मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं कोई साइंटिफिक इस पर रिसर्च करके नहीं बैठा हुआ, पर आप एग्री करें डिसएग्री करें, पर सोचिएगा जरूर मेरी बात को। मुझे ऐसा लगता है किसी भी इंसान ने बाल्यकाल में सबसे पहले डर शब्द का प्रयोग कब करा होगा? जब उसके घर वालों ने बोला होगा, किसी ना किसी बेड पे गिरने पे, इस तरह की चीज़ों पे। हाँ, बच्चा छोटा भीम देख रहा था सर टीवी पे, रात के 7-8 बज रहे थे, बच्चे को मजा आ रहा था छोटा भीम देखने पे। अचानक मम्मी बोली बेटा चीनी खत्म हो गई, जब भाग के चीनी ले आ। 300-400 मीटर दूर दुकान थी। बेटे को छोटे भीम में मजे आ रहे थे, बेटा जाना नहीं चाह रहा था, उसका मजा खत्म हो जाए। पर अगर बेटा ये बोल दे कि मम्मी मैं नहीं जा रहा, मैं छोटा भीम देख रहा हूँ, तो मम्मी मार मार के उसका छोटा भीम बना दे। तो बेटे ने सोची क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मम्मी रात हो रही है, अंधेरे में मुझे ना डर लगता है। मम्मी ने कहा अच्छा तो रहने दे, तेरे भाई से मंगवा लूंगी, बड़े भाई से। खत्म। 7-8 दिन बाद वही बच्चा दिन में टीवी देख रहा था छोटा भीम। मम्मी ने कहा जा सब्जी ले आ। अब तो दिन है, अब क्या करें, क्या करूं, छोटा भीम छोड़ना नहीं, मजा खत्म हो जाएगा, मजा खत्म ना हो जाए, क्या करूँ। मम्मी गली में कुत्ते हैं, मुझे डर लगता। मम्मी ने की तो रहने दे, तेरे पापा जैसे बोल दूंगी वो ले आएंगे। अब बच्चे को समझ में आ गया कि बेटा जब जब तुझे मेहनत से और काम से बचना हो तो तुझे एक ही शब्द का प्रयोग करना। मुझे क्या लगता, डर। और सिद्ध करूंगा सर इस बात को। हम तो स्पोकन इंग्लिश के टीचर रहे, हम बच्चों को स्टेज पर बुलाते थे और सर मुझे स्टेज पर बोलते समय डर लगता है। सेम बच्चा जो कह रहा मुझे स्टेज पर बोलते समय डर लगता है, 120 की स्पीड पर पल्सर चलाते हुए जाता था घर। स्टेज पर आज तक कोई मरा नहीं। 120 की स्पीड पर गाड़ी चलाते हुए लाखों मरे। बहुत वो वहां क्यों नहीं डरा, मेरी समझ। फिर मैंने सोचना शुरू किया यार डर तो इसे यहाँ लगना चाहिए था। एक्चुअली 120 की स्पीड पर पल्सर चलाने के यूं काम करना, बैठने करना, एफर्ट थोड़ी लगाने, करना थोड़ी है कुछ। उस स्टेज पर बोलने के लिए 3 रात जागना पड़ेगा, 6 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, एफर्ट मारने पड़ेंगे। एक्चुअली जिन आप अब के बाद मेरे कहने से आप भी ऑब्जर्व करना, आदमी केवल उन कामों में डरता है जिसमें मेहनत लगती हो। इंटरव्यू देने से एग्रीड, आदमी इंटरव्यू देने से डरता है, आदमी स्टार्टअप करने से डरता है, आदमी बिजनेस करने से डरता है, आदमी सेल्स करने से डरता है। हर इंसान को केवल उन चीजों में डर लगता है जिनमें मेहनत और एफर्ट और स्किल्स चाहिए। सिगरेट पीने से नहीं डरता जिससे दुनिया मरती है, शराब पीने से नहीं डरता जिससे दुनिया मरती है, गुटखा खाने से नहीं डरता जिससे दुनिया मरती है, पल्सर तेज चलाने से नहीं डरता, बाइक तेज चलाने से नहीं डरता जिससे दुनिया मरती है। एक्चुअली हमने सारे नियम अपनी सुविधा अनुसार बनाए हैं। हमारा और आपके जैसे पॉडकास्टर्स का और हमारी जैसी बातों का सिर्फ इतना ही पर्पस है कि आप 10 सेकंड रुक के सोच जाओ हमारी बात पे। गलत लगे मत अप्लाई करो, सही लगे तो एक बार सोचो तो सही यार, बात तो सही कही है यार। मैं आपको ना आज रीज़न बताता हूँ। जब हमारी बात चली पॉडकास्ट के लिए जी, मैं माइंडसेट में पिछले 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, आपके साथ ही है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो मैंने अक्सर देखा है अपनी जर्नी के अंदर, स्पेशली देखा है यार, जितनी भी मोडालिटी बनी हुई है, जो कोचिंग इंडस्ट्री बनी हुई है, वो गलत नहीं है, लेकिन जितना बड़ा हुआ बना दिया गया कि मुझे अब हर कीमत पर हर तरह से ये चीज़ें जब तक मेरी लाइफ में नहीं आएंगी तो मैं सफल नहीं हो सकता। अच्छा देखो 2 चीजें बताता हूँ सर, बल्कि आपको मैं इससे दूसरा कनेक्टेड उदाहरण देता हूँ सर। हैप्पीनेस और सक्सेस, हमने पता पिछले 20-30 सालों में सबसे बड़ा बुरा क्या काम कर दिया अपने दुनिया के साथ, लोगों के साथ, समाज के साथ। पहले सर जब, चलो आपने भी वो समय तो देखा होगा, तमाम जो सुन रहे हैं वो भी बताएं,
पहले क्या करते थे जी, जैसे पंखा है एक कमरे में और बल्ब है, हम्म। तो दोनों का कनेक्शन एक ही स्विच में दे देते थे, हम उसे दे- खटका बोलते थे गांव में। एक ही खटके में दोनों का कनेक्शन दे दिया, एक ही स्विच में। अब इसका नुकसान सुनो सर, स्विच खराब हो गया, दोनों ही बंद हो गए। पंखा नहीं चल रहा, गर्मी में मरे, और अब लाइट नहीं चल रही तो ठोकर खाते घूम रहे हैं, बीज ना भी नहीं मिल रहा, वो हाथ का पंखा नहीं होता था। हाँ। मैं कहता हूं हमारी पिछले 30-40 साल की सबसे बड़ी बेवकूफी ये है, हमने सक्सेस और हैप्पीनेस आपस में दोनों का कनेक्शन एक ही खटके में दे दिया। कि अगर मैं कामयाब होऊंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, मैं सफल होऊंगा। मैं कहता हूं यार, सफलता तो प्रोसेस है। मान लो मैं 50 साल की उम्र में कामयाब हो ही गया, तो मैं 20 से 30-50 साल के बीच की जिंदगी वापस लेके आऊंगा? नहीं। भाई कामयाबी की कोई, मेरी आज उम्र 45 है सर, तो कोई गारंटी है मैं होऊंगा ही नहीं जिंदगी में कभी कामयाब? भाई लोग 50 में भी तो हुए, 55 में भी हुए, 60 में भी हुए, 70 में भी जाके हुए हैं। बहुत सारी तो मैं अगर 55 साल की उम्र में कामयाब हो जाऊं तो मैं अपनी जिंदगी वापस लेके आऊंगा? कहां से आएगी वो जिंदगी जिसमें मुझे खुश रहना था, जिसमें मुझे एंजॉय। मैं कहता हूं भाई कामयाबी को अलग रखो, खुश रहना तो मेरे लिए डिसीजन है। मैं आज इंटरव्यू देने गया, नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, तो ये मेरी नौकरी में ही तो रिजेक्शन है, हैप्पीनेस से क्या लेना देना? ये बात शायद हमारे बड़े बुजुर्ग अच्छी तरह जानते बहुत थे। अच्छे से सर, मैं कहता हूँ बड़े बुजुर्गों को तो मैं सैल्यूट करता हूँ। आप देखो सर, हमारे बड़े बुजुर्ग, हम कहते हैं हम एडवांस हुए हैं, मैं कहता हूँ नहीं सर, हम बैकवर्ड हुए हैं। हम अपने बुजुर्गों को अनपढ़ मानते हैं, कम पढ़े लिखा मानते हैं। देखो सर, वो कितने कमाल के लोग थे। मैंने कहा ना, 3 ही कॉन्टेक्स्ट हैं लाइफ के, हेल्थ, हैप्पीनेस, हेल्थ और वेल्थ। अब देखो सर, हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे, इन्होंने तीनों चीजें सिंगल काम के अंदर रखी हुई थी। हमारे हमारे बुजुर्ग 70-80% तो खेती किसानी करते थे, और बच्चे कुछ मजदूरी फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं। अब आप सोच के देखो, जब हम किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और खेत पे जा रहे हैं और खेत में हल चला रहे हैं, पहले ट्रैक्टर तो थे नहीं, हल चला रहे होते थे, फावड़ा चला रहे होते थे, क्या बन रही है? बॉडी में उन्हें जिम जाने की जरूरत थी क्या? नहीं। फिर वो फसल काट रहे हैं, फसल को कंधों पर ढो रहे हैं, फिर लेके आ रहे हैं, भैंस नवा रहे हैं, भैंस को रगड़ कर नवा रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स की जरूरत पड़ती थी क्या उन्हें? यानी उन्होंने सेम काम में क्या कर लिया? हेल्थ। अब वही फसल बिकेगी और बाजार में जाएगी तो क्या मिलेगी? वेल्थ। और सर उसी फसल को काटते समय हमारे बुजुर्ग गीत गा रहे होते थे, मेरे देश की धरती सोना उंगले, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। फैक्ट्रियों में मजदूर, आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, फैक्ट्रियों में मजदूर गीत गा रहे थे, चमका पसीना बन के नगीना, काली रात बीती। पिछले 40 साल में एक कॉर्पोरेट ऑफिस में दिखा दो फिर किसी मूवी में कोई जिसमें एम्प्लॉयज को गीत गाते हुए दिखाया गया हो, नहीं। गाना गाते हुए दिखाया गया? दुखी दिखाया। पिछले 35-40 सालों में हमारे दिमाग में ये भर दिया गया कि ऑफिस में हैप्पीनेस नहीं है, ऑफिस में खुशी नहीं है, ऑफिस में तो स्ट्रेस है, तनाव है, परेशानी है। ऑफिस जाओ किस लिए? पैसे के लिए। हेल्थ के लिए कहाँ जाना? आपको जिम जाना है। और भैया हैप्पीनेस के लिए डिस्को और पब जाना है। आप हर आदमी यूं पड़ा ऑफिस में, उसे लग रहा हैप्पीनेस ही नहीं है, यहाँ तो दिमाग में जहर भरा गया ना, बाकायदा जहर भरे गए हैं कि ऑफिस में कैसे खुश रह सकते हो। ऑफिस में तो क्या है? स्ट्रेस है, तनाव है। मेरे पास तो मैसेज आते थे आज से 4-5 साल पहले, बहुत ऐसे मैसेज चलते थे, जिंदगी क्या है? ऑफिस से बचा हुआ समय। मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता था, मैंने कहा भाई, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार चल रहा, तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस ऑफिस की वजह से तुम्हारा परिवार अच्छी जगह रह रहा, कार में चल रहे हो, खाना खा पा रहे हो, परिवार का इलाज करवा पा रहे हो, तुम उसे जिंदगी का हिस्सा ही नहीं मान रहे। अजीबोगरीब बात देखो, सेम ऑफिस को हम जिंदगी का हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं है। सही और फिर कहते हैं जी हम दुखी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, उम्र भर हम ये खता कर, मैं और आप कितना भी ज्ञान बांट लें, जब तक मैं कीचड़ में खड़े होकर पैर धो रहा हूँ सर, धोते रहो सारी जिंदगी, धोते रहो सारी जिंदगी, धोते रहो सारी जिंदगी, जब तक हम ये बात ही नहीं समझेंगे कि मैं आजकल एक टॉपिक पे, बड़ा शानदार टॉपिक है सर, मुझे बहुत पसंद है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, AI। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इशूज। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इशूज मैं लिख के दे सकता हूँ सर किसी की जिंदगी में। मैं ये नहीं कहता परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं, हमारी में भी है, पर और ये तो हिस्सा है ना जिंदगी का। मतलब मैं, अच्छा, हम समस्या और परेशानी विहीन जिंदगी चाहते क्यों हैं, ये बताओ मुझे। तो मेरा पहला सवाल तो यही है, किसकी रही है भाई? या तो मुझे आप 150 उदाहरण दे के बता दो कि सर उसकी रही है, उसकी रही है। हमारे तो भगवानों की नहीं रही, सबकी रही है। हमारे तो भगवानों की जिंदगी में इतने कलेश और परेशानी और दिक्कत। बल्कि मैं तो ये हाथ जोड़ के कई बार सोचता हूँ सर, भगवानों ने जिन्होंने धरती पर जन्म लिया, अवतार लिया, चाहे वो श्री राम हो, श्री कृष्ण जी हो, गुरु नानक देव हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, जिन्होंने भी इस पृथ्वी पर अवतार लिया, उनका सिर्फ एक ही मकसद था, मनुष्य को ये मैसेज देना
कि भगवान होने के बावजूद हम समस्याओं से रहित नहीं रहे, भगवान होने के बावजूद हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानी और इतनी, जबकि वो तो चुटकियों से। एक बात बताऊँ, मेरी समझ में नहीं आता, भगवान राम जी यूँ चुटकी बजाते सारी समस्या खत्म हो जानी थी, भगवान श्री कृष्ण यूँ चुटकी बजाते, मोहम्मद साहब यूँ करते, गुरु नानक देव जी, सर ये भगवान थे, अवतार थे ये। और दूसरी बात, इनकी ये अपने प्रारब्ध, ये अपनी ज़िंदगी में क्या होने वाला ये लिखवा, भाई इन्होंने ही तो लिखा होएगा, तो ये बढ़िया क्यों नहीं लिख लाए थे। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, हमें ये मैसेज देना कि भगवान होने के बावजूद हमारी ज़िंदगी में कलेश रहे, परेशानी रही, दिक्कत रहे, तुम कौन सी ज़िंदगी का इंतजार कर रहे हो। तो कुल मिला के तो मैं डील करना अब नहीं जब आता। थॉट प्रोसेस ही ये रहेगा कि हमने खुशी का मतलब क्या समझ लिया, जिसमें समस्या ना हो, अरे ये कौन सा लॉजिक है यार, फिर तो समस्या आएगी और हम सोचेंगे और हमें तो ज़िंदगी खराब है। सर 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, दोनों की हार्ट बीट बता रहा हूँ और आप भी जवाब दीजिएगा, दोनों का मतलब बताइएगा। ऊपर वाले की हार्ट बीट बिल्कुल ऐसे चल रही है और नीचे वाले की हार्ट बीट ऐसे चल रही है, जिसकी ऐसे चल रही भाई वो जिंदा है, और जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाले के पास चला गया। और हम सुबह सुबह, अरे बोले जी इसकी तो ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है। भाई साहब उतार चढ़ाव में तभी तो जिंदा हैं। और हम सुबह उठते ही भगवान के सामने जाके, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाके पहली प्रार्थना क्या कर रहे हैं, हे मेरे मालिक, हे मेरे ईश्वर, मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव मत दे। शुक्र करो सुन नहीं रहा, बुला लेगा। हम यही रिक्वेस्ट करने पड़े हुए, समस्या ना हो। आप कभी भी देख लेना गीत में, एक लाइन दे रहा हूँ सर, उसे गीत बनाना, कोई भी उदाहरण ये ले लेता हूँ, चमका पसीना बन के नगीना, काली रात बीती रे काली रात बीती। अगर मैं इसे स्ट्रेट गा दूं ना तो ये गीत नहीं बन सकता। गीत बनने की पहली शर्त है, इसमें क्या आना चाहिए, अपन वॉइस मॉड्यूलेशन। तुमको देखा तो ये ख्याल, और इसको तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अब ये गीत है सर। संगीत निकलता ही तब है जब उसमें उतार चढ़ाव। जिंदगी बेरंग हो जाएगी, जिंदगी बोगस हो जाएगी, जिंदगी बकवास हो जाएगी अगर फ्लैट हो गई तो। बल्कि जिंदगी कहाँ बचेगी वो, ये सहारा ना हो तो परेशान हो जाएं, और मुश्किलें जान ही ले ले अगर आसा हो जाए। मैं कहता हूँ ये मुश्किलें तो आएंगी सर जीवन में, और आनी चाहिए, और इसी का तो आनंद लेना था। अच्छा एक बात तो बताओ क्या सर, हमें भी अपने बच्चों को क्या कहानियां सुनाने में मजा आता कि भाई बेटा एक दिन तो क्या हुआ यार, जिम में 1 रुपया नहीं और इंटरव्यू के लिए जाना था, एक दिन तो क्या हुआ मोटिवेशनल सेशन लेने जा रहे हैं और किराए के पैसे नहीं, इसी में तो आना। और अब आप कैसी जिंदगी चाह रहे हो, बेटा पूछ रहा पापा जी नहीं बेटा सब, अरे सब बढ़िया, तो फिर बच्चों को क्या सुनाएंगे, या हमें क्या, किस चीज का प्राइड महसूस करोगे, गर्व किस चीज का महसूस। इफ यू हैव नॉट बिल्ट एनीथिंग, आपने कुछ बनाया ही नहीं, निर्माण ही नहीं करा, तो आप किस बात का अचीवमेंट, मतलब क्या मानोगे। बड़ा मतलब हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। हाँ, ये आपने जो, हम इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं पॉडकास्ट के, तो अब यहाँ से उठाता हूँ सर, उसका रीजन बताता हूँ। मैं ये कहता हूँ सर, आज से 30-40 साल पहले जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, लोग बहुत आसान थे। अब जिंदगी बहुत आसान है, लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए। उदाहरण देता हूँ सर, 40 साल पहले मुझे 1 गिलास पानी पीना है, तो भी कमरे से बाहर निकल के 100-200 मीटर दूर जो आंगन में नल लगी हुई है वहाँ जाऊँगा, 2-4-5 हत्ते मारूंगा ताकि गर्म निकल जाए उसमें से, फिर ठंडा पानी भरूंगा तब पीऊँगा। अब आरओ का बटन दबेगा, पानी आ जाएगा। तो जिंदगी मुश्किल कब थी, पहले थी। अगर मुझे पहले स्कूल जाना है, हमारे मम्मी पापा के समय की बात करिए, वो स्कूल जाते थे, कहानी सुनी हमने, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल जाते थे। अब बस घर आएगी, घर उतारेगी, तो जिंदगी कब आसान थी, अब या पहले जिंदगी बड़ी मुश्किल थी, अब जिंदगी बहुत आसान है। पहले अगर मुझे किसी रिश्तेदार के हालचाल भी जानने हैं ना, तो 6 महीने वेट करते थे कि बाई चांस मामा जी आ जाएं, बाई चांस फूफा जी आ जाएं, कोई रिश्तेदार आ जाए, या हम उनके यहाँ जाएंगे छुट्टियों में, तो पता चलेगा जिंदा हैं नहीं है, खुश हैं नहीं है, बीमार, तब पता चलता था कि चाचा जी का तो ऑपरेशन भी हो गया, मामा जी का तो ऑपरेशन भी हो गया, हमें पता ही नहीं चला। और अब एक वीडियो कॉल पे मिल जाएगा आपको। आज से हमारे टाइम में जब हमें भूख लगती थी और खाना खाना पड़ता था, तो 1 घंटा तब भी लग जाता था जब हम बोलते थे मम्मी भूख लग रही है। लकड़ी आएगी, उजीना सिलगेगा, चूल्हा जलाया जाएगा, रोटी बने, अब 2 मिनट में मैगी आएगी, नहीं तो 10 मिनट में स्विगी आएगा। जिंदगी कब आसान थी, आज। और उस समय के लोग बड़े आसान थे, वो खेत से न्यार ला रहे हैं, गाते हुए मस्ती करते हुए आ रहे हैं, नल चला रहे हैं तो गीत गा रहे हैं, भैंस नवा रहे हैं तो मजे ले रहे हैं, वो कितना भी मुश्किल काम कर रहे थे। फावड़ा चला रहे हैं तो मजे ले रहे हैं, खाना बना रही हैं तो मम्मी गुनगुना रही हैं। अब की मम्मी कोई मिल रही है गुनगुनाती हुई, अब तो जो अगर उसको वैसे भी खाना बनाया मिल रहा है, इरिटेट हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहा। एक्चुअली जो आपने बात कही ना, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है वो, कि हमें जो काम पता था पहले मुश्किल है, हम उसमें भी आनंद ढूंढ लेते थे। संयम हमारे उस कल्चर में था,
प्रैक्टिस में था ना। हाँ, अब हमें ढूंढना क्या आपको है। एक बात कहूँ सर, हम्म, हम जैन जी के पीछे पड़े रहते हैं, जैन जी ऐसी, जैन जी ऐसी। जैन जी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बताऊं, जैन जी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इनके बुजुर्ग हम हैं। ये चर्चा हुई थी आपकी हमारी जिंदगी में जितनी भी खूबसूरती है ना, वो हमारे माँ माँ बाप बाप ने की दी वजह थी। से। पेशेंस कहाँ से आया हमारे अंदर? वहीं से आया है। वहीं से तो आया, हर सिस्टम से। एक्चुअली अब हम जैन जी से क्या शिकायत कर रहे हैं, इनमें पेशेंस नहीं है। क्या गलती है पेशेंस नहीं है तो इनकी? जो हमसे सीखेंगे। आप एक बात तो बताओ, मुझे एक बात बताओ सर, आज से 20-30 साल पहले मुझे भूख लगी, जो मैं भी उदाहरण दे रहा हूँ, और मुझे खाना चाहिए, और जब मेरी मम्मी को ये मालूम है ना ये भूख के मारे मर रहा है, तो भी आधा पौन घंटा खाना बनने में लगेगा। अब 2 मिनट लगेंगे। तो मेरी जैन जी में जो हमारे बच्चे, इनमें पेशेंस आए। जब इन्हें मालूम है 2 मिनट में खाना मिल जाएगा, जब इन्हें मालूम है कि 2 मिनट में स्विगी से आ जाएगा, इन्हें मालूम है कि ऑनलाइन ऑर्डर हो जाए, तो इन बच्चों की क्या गलती है भाई? भाई पेशेंस हम में और आप में आया कहां से था? हमें नए कपड़े सिलवाने होते थे, इंतजार करना पड़ेगा, घर में शादी कोई होएगी, रिश्तेदार की शादी होएगी, तब नए तभी कपड़े होगा। सिलेंगे। अब के तो रोज चौथे दिन तो कपड़े आ रहे नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा ये सही है या गलत है, मैं ये कह रहा हूं फिर इनमें पेशेंस, इन्होंने तो पेशेंस की प्रैक्टिस ही नहीं करी ना, तो फिर इनसे लड़ना किस? इनसे इस बात पर लड़ो तो मत। समझाएं। मलिक ज्यादा जावेद साहब का या उनके बेटे का एक शेर है कि मैं इस बात का बुरा क्यों मानूं, ये तो घर घर की कहानी है, और मेरे बच्चों में जो भी कमियां हैं वो तो सारी खानदानी हैं। आप क्यों अपने बच्चों से ही लड़े जा रहे हो, अपने ही बच्चों से झगड़े जा रहे हो, और ऊपर से टैपिंग पे आ जाओ। मैं वो कनेक्ट कर रहा हूँ, बच्चों की याद आ गई तो मुझे पॉइंट निकला। तो टैपिंग, अगली टैपिंग सुनो सर। हर आप तो पेरेंटिंग कोच हो शानदार वाले सर, हर पेरेंट के दिमाग में क्या फितूर घुसा दिया गया, बच्चों की ज्यादा तारीफ मत करना वरना बच्चे सर पे चढ़ चढ़ जाएंगे। जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। बच्चों के खिलाफ ही हम नहीं, अपने बच्चों के खिलाफ भस्मासुर बने हुए हैं। अब 24 घंटे टॉन्टबाजी चल रही है, तू ये नहीं, तू वो नहीं, तू ये नहीं करता, फलाने को दिखने को बच्चा, तुम बच्चों। और फिर पता खुश क्या हो रहा है, देखा बिगड़ने नहीं दिया। अरे मैंने कहा इसको सेल्फ इमेज खा गए, इसका कॉन्फिडेंस खा गए, अब ये जिंदगी भर उभरेगा नहीं। ये किसी 4 आदमियों में खड़े होकर बोलने लायक नहीं छोड़ा तुमने। इसकी तो सेल्फ इमेज ही खत्म कर दी, कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया, करियर क्या, बहुत सारे लाइफ केस खत्म आते कर हैं। दिया आपने। बहुत सारे केस आते खौफ, मैं अक्सर कहता हूँ पेरेंट्स से कि खौफ के साए में अगर बच्चे को पाला जाएगा, वो बेजुबां हो जाएगा या बदजुबां हो जाएगा। इसलिए जेएनजी में 2 ही समस्या मिलेंगी आपको, या तो बच्चा बोलता नहीं और या बदतमीजी करता। कभी नोट, आप तो रोज केस डील करते हो, या तो जेएनजी का जो बच्चा है वो तो आपको मिलेगा, अरे ये बोलता ही नहीं, कुछ नहीं बोलता जी, इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसे किसी बात में, ये शेयर ही नहीं करता। और दूसरी समस्या, बदतमीजी करता, जो उल्टा जवाब देता। इनकी क्या गलती है? इनकी कहाँ गलती है? इनके बुजुर्ग हम है, बस इनकी गलती एक ही है कि इनके माँ बाप हम है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ संभलने की जगह है सर, और ये कुछ नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ एक बार 2 मिनट रुक कर सोच जाओ बस। हम एक्चुअली हम सब जल्दी में हैं, फोमो, कुछ मिस मिस कर हो जाएगा। जाएंगे, मिस हो जाएगा कुछ। वो मैं एक घर के बाहर खड़ा था, अपने घर के बाहर एक लड़का साइकिल लेके भाग रहा था पैदल पैदल। मैंने कहा यार तू साइकिल पे चढ़ क्यों नहीं जाता? बोले भैया जल्दी में हूँ, टाइम नहीं है। साइकिल पे चढ़ने का भी साइकिल पे चढ़ने का टाइम नहीं। अब उस बेवकूफ को ये नहीं मालूम कि तुम जो 3 सेकंड साइकिल में चढ़ने पर लगाओगे वो तुम्हारे 3 घंटे बचाएगा। हम सबको जल्दी है। एक बात और कह दूं, पेरेंट्स की बात निकली है तो माफी के साथ, कितना कनेक्ट करेंगे कितना नहीं मैं नहीं जानता, पर मैं कह रहा हूँ जबरन का लोड लो मत। विकास सर, आप, मैं और जितने मुझे मेरी उम्र के हमारी वाली पीढ़ी लोग सुन रहे हैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, हम में से कितने लोगों ने अपने पेरेंट्स के मुंह से ये लाइन सुनी है, पता नहीं तुम्हारा क्या होएगा, भूखे मरोगे तुम, जिंदगी में क्या करोगे पता नहीं क्या होगा। मजाक मजाक में तो, या जब डांटते थे तो डांटते ही थे। 90% ने सुना, बिल्कुल। मर गए हम भूखे। नहीं। आप में से ही कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कोई आप में से अपना बिजनेस चला रहा है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में शानदार काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन गया, ये माइंड कोच बन गए, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। और हमारे घर वालों को क्या लग रहा था उस समय, ये पता नहीं इनका क्या होएगा जिंदगी। मैं कह रहा हूँ ये बच्चों के बारे में 24 घंटा परेशान मत हो, ये भी बहुत कुछ कर जाएंगे। पर हमें काम तो, पेरेंटिंग जो चल रही है ना सर, वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, सर पे खड़े 24 हो गए, घंटे 24 सिर पे घंटे। यूं रहे, अरे 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 नहीं ऐसा हो गया तो, अरे हमारा कुछ, हम मर गए क्या, हम बर्बाद हो गए क्या? और 24 घंटा पर अब जरूर हो जाएंगे ये अब जरूर हो जाएंगे सर। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अजीब सा उदाहरण है, पता नहीं यहाँ कनेक्ट करेगा या नहीं करेगा, पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सर। ये 24 घंटे की टोंटबाजी और 24 घंटे का गाइड करना, 24 घंटे का टोकना क्या बर्बाद करके रख देगा। मैं चुनौती देता हूँ विकास सर, आप मुझे एक ऐसा बच्चा ला के दो जो बहुत तमीजदार है और जो रोज सुबह उठता हो और अपने माँ बाप के पैर छूता हो। 15 दिन में गारंटी से पैर छूने छुड़वा दूंगा उस बच्चे से। और कमाल ये नहीं है सर, कमाल ये है कि पैर छूने के लिए मना नहीं करूंगा, बल्कि उससे बोलूंगा पैर छूने के लिए, और वो पैर छूने छोड़ देगा।
समझाओ उसको। मैं समझाता हूँ सर। एक बच्चा सुबह 7 बजे उठता है और डेली उठ के ही क्या करता है, अपने माँ बाप के पैर छूता है। मैं वहाँ 6:45 बजे पहुँचूंगा, उसे बस 5 मिनट पहले उठाऊंगा सोने से, उठने से, खड़े हो, चलो माँ बाप के पैर छुओ, वो यूं देखेगा, छू लेगा। मैं फिर दूसरे दिन जाऊंगा, सिर्फ 2 मिनट पहले उठाऊंगा, खड़े हो, अपने माँ बाप के पैर छूने चाहिए, पैर छुओ, फिर देखेगा यार मैं छूता तो हूँ, वो फिर छू लेगा। चौथे दिन पता मुझसे क्या बोलेगा, नहीं छू रहा, ले कर ले जो करना है। कर ले जो करना। और मैं अब मैंने उससे मना भी नहीं करी, एक्चुअली जो वो कर ही रहा था उसी को जबरन उससे करवाना, उसी को फोर्सफुली करवाना और उसी पे टोक देना उसे, और वो लगता है यार मैं कर तो रहा हूं इसी काम को ऑलरेडी। मैं गारंटी देता हूं सर वो उसी काम को बंद कर देगा। बस हम यही करे जा रहे हैं अपने पेरेंट्स यही करे जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ। बच्चे हमने जबरदस्ती उनको ये करो वो करो ये करो वो करो, उन्हें लगता है ह्यूमन नेचर है सर, ये साइकोलॉजी कहती है, ये ह्यूमन नेचर कहती है कि आदमी को जब आप फोर्स करोगे किसी अच्छे काम के लिए भी तो वो विरोध करेगा। सही है। उसे ऐसा लगता है यार तुम जब मतलब तुम इसका मतलब तुम तो ये दिखाना चाह रहे हो तुम्हारे कहने से करा, मैंने मना कर देगा वो काम करने से ही। उसको एक्चुअली ये लगता है कि आप मुझे रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश चाहे कर मैं रहे हो, सही भी regulate- कर हाँ मैं सही भी कर, और लास्ट में उसे ऐसा लगता है इसका मतलब तो मेरे सही का क्रेडिट तो तुम ले जाओगे। उसे तो ये लगा कि मेरे सही का क्रेडिट, उसने जो वो अपने मन से पैर छू रहा था, अब उसे क्या लगेगा, इनके कहने से पैर छू रहा हूं मैं। अब वो ये भूल गया कि मेरे माँ बाप के पैर छू रहा हूं, अब उसके दिमाग में हमने एंगल ही बदल दिया, इनके कहने से पैर छू रहा हूं, माँ बाप वाली तो बात ही निकाल दी हमने उसके दिमाग से। क्या बात है। अमर सर, मुझे और बहुत सारी बातें करनी है, सर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जिसका जो मेरा बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मैं आपकी जर्नी को भी जानता हूँ, आपको पर्सनली भी जानता हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सिखाई जाती है जिसके हम बात कर रहे थे, लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूँ या आपको देखता हूँ तो मैंने नहीं देखा आपको किसी कोचिंग लेते हुए जी जी या किसी वेल रिनाउंड कोच के साथ जी, जिनसे जी। मेंटोरशिप लेते हुए। तो जीवन को जैसे सरलता से आप जीते हो, तो उसके लिए क्या अलग से कोई फलसफा है? वहाँ फलसफा तो है सर, लेकिन उस फलसफे पे एक बात आके खड़ी हो जाएगी, अरे ये तो सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं है, ये तो किताबी बात नहीं तो फिलॉसफी तो वहीं से निकलेगी जो है हम हैं। हाँ हाँ, मैं क्या बता रहा हूँ सर, काउंटर, जब भी आपको ये आप कभी जब ऐसी बात करोगे ना तो डायलॉग बोल दिया जाएगा, अरे ये तो सब किताबी बात नहीं है। जैसे ही आप कहोगे मुश्किल वक्त में भी खुश रहो, और सर कैसे रह ले, कैसे रह ले, जैसे रह रहे हो ऐसे ही रह लो, इसमें क्या रहना। पर अब मैं पहले उस पर आ जाऊँ, आपकी 3 पॉइंट आपने कॉम्प्लिकेटेड शब्द यूज करा, आपका सवाल तो दूसरा, पर यहाँ भी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ सर। एक्चुअली सर हम इतने कॉम्प्लिकेटेड हुए क्यों, उसका रीजन बता दूं पहले। हम डायलॉग बाजी करते हैं कि वी लव सिंप्लिसिटी, बट सर वी पे फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। सिद्ध करके बताता हूँ, मेरे जीवन में परेशानी चल रही है, तंग हूँ या कोई दिक्कत चल रही है मेरे जीवन में, और मैं 2 बाबाओं के 2 लोगों के पास पहुँचता हूँ। एक मुझसे बोलते हैं, अरे अमर जी कुछ नहीं करना, सुबह उठो, माँ बाप के पैर छुओ, सूर्य को नमस्कार करो, जल चढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। और मैं दूसरे के पास जाता हूँ, वो कहता है भाई अमर जी सूर्योदय से पहले, सूरज उगने से पहले, सूरज उगने से पहले ठंडे पानी में नहा के, काले कुत्ते की पूंछ में सफेद धागा बांध के, पूरब की तरफ मुंह करके, पीपल के उल्टे 7 चक्कर काट के, ये वाली चीज गाय को दे देना, ये वाली चीज कुत्ते को खिला देना, और दोनों मुझसे 5-5 हजार रुपए मांग ले, बताओ मैं कौन से को दूंगा? जिसने ये बताया। पहले वाले को मैं ही पता डायलॉग क्या मानो, किस बात कहे के 5,000, ये तो पता है मुझे, ये अपने ही माँ बाप के पैर छूने के 5,000 दे दो। एक्चुअली काले कुत्ते वाले को भी पता इसका कुछ नहीं करना, पर उसे पता है ये 5,000 देगा नहीं मुझे, तो ये 5,000 निकालने के लिए सारी चीजें क्या बनाई जा रही है, कॉम्प्लेक्स। तो दिक्कत ये है सर कि हमने जीवन को इतना कॉम्प्लेक्स बना लिया, इतना मुश्किल बना। अगर आपको सही बताओ, आपको बड़ा आदमी दिखना, आपको आई वुड से कि थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखना, तो आपसे क्या बोला जाता, कम बोलना, किसी से बात मत करना, और हंस के तो बात बिल्कुल भी मत कर लेना। यानी अब देखो हमें कितना मुश्किल बनाया गया। प्रोफेशनल दिखने के लिए आपको बदतमीज दिखना जरूरी है, या ईगोइस्टिक दिखना जरूरी है, या एरोगेंट दिखना जरूरी है। इवन हमसे तो ये तक कहा जाता है जब हम किसी से गले मिल लेते हैं या हाथ मिला लेते हैं, सर यार डायरेक्ट मत मिला करो, ये लोग हल्के मिले, यानी हमने दिमाग में भर दिया। निदा फाजली साहब का शायद है या बशीर बद्र साहब का शेर है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे इत्तेफाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासिलों से मिला करो। विकास सर, इस पे एक महान शख्सियत है अमर चौधरी जी, अब जरा उनकी लाइन सुनो। यारो हम वो चिंगारी हैं जो पैदा हुए हैं राख से,
आसमान पर पहुंचे हैं आहा, उठकर यारो खाक से, और तुम हाथ मिलाओ या ना मिलाओ तुम्हारी मर्जी, हम अमर चौधरी गले मिलेंगे तपाक से। आहा, क्या बात है। हमने अपनी जीवन को विकास सर इतना मुश्किल बना रखा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, 24 घंटे रील डाल रहे। मैं ये भी आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं सर, ये टॉपिक लंबा हो जाएगा पर शॉर्ट कर दूं। ये जो आप रील्स में डालते हो ना, दुनिया ऐसी, लोग ऐसे, आपको पता ही नहीं चलता, एक मसल्स मेमोरी होती है बेसिकली। आप ये बोलिए मत कि लोग इतने बुरे हैं, दुनिया इतनी बुरी है, लोग ऐसे बुरे, एक्चुअली वो कहाँ निकल के आ जाती है, आपके ब्रेन से निकल के कहाँ जाती है, आपकी मसल्स में। और मैं हमेशा कहता हूँ मसल्स में, इस पे लंबा उदाहरण तो दूंगा नहीं, शॉर्ट में दे देता हूँ सर। बचपन में आपको भी चोट लगी होगी, मुझे भी लगी होगी। मसल्स बता दूं, हाथ पांव आंख कान टंग ये सब क्या है, बॉडी पार्ट्स क्या है, मसल्स हैं। बचपन में आपको भी चोट लगी होगी, हमें भी चोट लगी होगी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन दर्द रहा, 4 दिन बाद ब्रेन भूल गया। मैं चुनौती दे रहा हूँ सर, मसल्स आज तक नहीं भूली। जहां वो चोट लगी थी, जहां हाथ जला था, पैर जला था, वो निशान आज तक है। मसल्स मेमोरी परमानेंट होती है सर। तो जब आप ये मसल्स में ले आते हो, मसल्स क्या, हाथ पांव आंख नाक टंग, मेरी किस्मत खराब है, मैं परेशान हूँ, दुनिया ऐसी है, तो अब वो आपकी कौन सी मेमोरी में आ गई, मसल्स मेमोरी में। हम विकास सर, आपने देखा आदमी कोमा में चला गया, 2 साल बाद कोमा से, मैं मसल्स मेमोरी की ताकत बता रहा हूँ, 2 साल बाद कोमा से वापस आया, पापा जी को नहीं पहचान रहा, मम्मी को नहीं पहचान रहा, वाइफ को नहीं पहचान रहा, बच्चों को नहीं पहचान रहा, याददाश्त जा चुकी है। फिर हम उस आदमी के हाथ में एक गिलास पानी देते हैं, तो वो कान में डाल के पानी पीने लगता होगा, नहीं, आंख में डाल लेता होगा, नाक में तो डालता ही होगा, नहीं, मुंह में डालेगा। सर मेरा सवाल, जिस आदमी को अपनी माँ नहीं पहचान पा रहा, जो अपने पापा जी को नहीं पहचान पा रहा, वाइफ को नहीं पहचान पा रहा, सब कुछ भूल गया, उस आज तक याद है वो पानी मुंह से ही पिया जाएगा? क्या ऑब्जर्वेशन है। एक्चुअली सर उसके ये ब्रेन में नहीं है, ये सब कहाँ उसके मसल्स में है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, शब्द आपके मसल्स में होते हैं। आप अगर ब्रेन पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, शब्दों पे तो कर लो, मसल्स पे तो कर लीजिए। मत बोलिए मैं परेशान हूँ, मत बोलिए मैं दुखी हूँ, मत बोलिए दुनिया ऐसी है, मत बोलिए रिश्तेदार ऐसे हैं, अदरवाइज वो ऐसे हो जाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ सर, ऐसे हो। मैं इस पे लंबा नहीं बोल रहा, पर सर एक लाइन कह रहा हूँ, शब्द पहले आते हैं, विचार बाद में। इस पे डिबेट हो सकती है, पर मैं एक पॉइंट कह के छोड़ रहा हूँ अभी से। आज से 40 50 60 70 साल पहले सर जिंदगी कैसी थी, लोग कैसे थे, भाई भाई का रिश्ता कैसा था, दोस्तों बहुत बढ़िया था, एक दूसरे के लिए मरने तक के लिए तैयार थे। बिल्कुल। आप इवन हमने तो गाँव में ये सीन देखे हैं कि 2 भाइयों में बंटवारा हो रहा है, तो छोटे वाला क्या बोल रहा कि भैया आप रख लो ज्यादा जमीन, मैं तो शहर में नौकरी करता हूँ, आप यहाँ गाँव में रहते हो, आप जमीन ज्यादा रख लो। और बड़ा क्या बोल रहे हैं, नहीं यार तू छोटा, तुझे ज्यादा दूंगा मैं। यानी भाई भाइयों में इतना प्यार था। फिर 1969 में ये गाना कौन गाना था, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, झूठे नाते हैं नातों। 70-80 साल पहले जब हमारे माता पिता और हमारे दादा दादी के समय में भाई बहन एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे, भाई बहन अपने हिस्सा तक छोड़ने के लिए तैयार थे, तब भी हमारे दिमागों में जहर भरा जा रहा था, कोई किसी का नहीं है। अच्छा, ये पता भी नहीं होगा लोगों को, और ये इतना चुपचाप किया जाता है। अब शब्द काम कैसे करते हैं सर, 30-40 साल गुजरते गुजरते हालत आ गई ना वही। आज भाई भाई का ही नहीं, आज दोस्तों। अब मैं ये नहीं कहता अब झूठ है कोई ये बात, अब मैं ये नहीं कहता दुनिया बुरी, अब ये नहीं कहता दोस्त दोस्त करें, पर ये बनाया है हमने, था नहीं ऐसा। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, जो मैं शुरुआत में एक बात की थी, मैंने उसे कंक्लूड करता हूँ यहाँ, कि हमसे बोला गया कि पॉजिटिव हो तो बोलना मत। हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, मेरी किस्मत खराब है, परेशान हूँ, दुखी हूँ, ताकि नजर न लग जाए। एक टर्म होती है विकास सर, मंत्र। मंत्र किसको बोलते हैं, जो बार बार जपते रहते हैं। जब आपको कोई सजेस्ट करता है कि इस मंत्र का जाप करना, तो एटलीस्ट वो कितनी बार बोलने के लिए कहते हैं, 108 बार। 108 बार। मेरा सवाल है सर, अगर वो मंत्र है तो वो एक बार में मंत्र क्यों नहीं है? मतलब मैं इस घड़ी को 108 घड़ियों के पास रखूं तब घड़ी कहलाएगी, इस माइक को 108 माइक्स के पास रखूं तब माइक कहलाएगा। भाई माइक तो ये अकेले में भी है, घड़ी तो ये अकेले में भी है, तो अगर वो मंत्र है तो अकेले में मंत्र क्यों नहीं है? दरअसल किसी भी साधारण शब्द को भी अगर आप बार 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 रिपीट करना शुरू कर दोगे तो वो अभिमंत्रित। हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो ये भी कहा जाता है, एक किस्सा है, शॉर्ट में बता देता हूँ। किसी गुरु से कोई नाम लेने गया और उसने 2-3 दिन इरिटेट हो गए, गुरु ने उसे अरे भाग गोबर, उसे लगा ये मंत्र दिया इन्होंने। अच्छा, उसने सर घर पे आके भाग गोबर भाग गोबर भाग गोबर का जाप शुरू कर दिया। ऐसा किस्सा बताते हैं, ऐसे हमारे धर्म में तो ये तक कहा जाता है विष्णु जी प्रकट हो गए इस शब्द से। हाँ, उन्हें क्या लगा कि ये मेरा ही नाम ले रहा, भाई उसके दिमाग में क्या था, भगवान विष्णु जी को भाई उसे तो ये मालूम था कि गुरु ने मंत्र दिया है, तो उसे लगे भगवान का नाम है। विष्णु जी को भगवान को इसलिए प्रकट होना पड़ा, इसलिए आना पड़ा कि ये ले तो मेरा ही नाम रहा एक्चुअली।
हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं, आप कितना भी साधारण शब्द है उसे बार बार रिपीट करोगे तो क्या बन जाएगा, मंत्र। और मंत्र शब्द वो अभिमंत्रित हो जाएगा सर। अभिमंत्रित मतलब उसमें जान पड़ जाएगी, और जिसमें एक बार जान पड़ गई और वो अभिमंत्रित हो गया तो वो क्या बन गया, मंत्र। और मंत्र शब्द का मतलब ही क्या है, अगर कोई शब्द एक बार मंत्र बन गया तो अब उसे सत्य सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। सर अब आओ चालाकी देखो, हमारे मंत्र क्या है, मैं परेशान हूँ, मेरी किस्मत खराब है, दुनिया बहुत बुरी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब दिन में मैंने 7-8 बार लोगों से बोल दिया मेरी किस्मत खराब है, 7-8 दिन में 108 बार बोल दिया मेरी किस्मत खराब है। भगवान ने कहा तथास्तु, चल यार तेरा मंत्र ही है, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं तंग हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि ये आपने ही करा। रात इंदौरी साहब का शेर है, कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने बोल बोल के बीमार कर दिया। हम इतने बीमार थे थोड़ी, इतने परेशान थे थोड़ी, हमने बोल बोल के अब हमारे दिमाग में थॉट भी कैसे आने लगे, कोई नेगेटिव परेशान। और देखो सर मैं तो ये मानता हूँ, एआई पे हम लोग काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। क्या करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी आप थोड़ी देर पहले जब हम आर्टिफिशियल इशूज की बात कर रहे थे, क्या करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने एक चैनल देखा सर, कॉमेडी चैनल, या एक मोटिवेशनल वीडियो देखा, या आपने एक गजल सुनी, अगला रिकमेंडेशन किसका आएगा, उसी तरह से आएगा जो आप सुन रहे तो हो। हम जिंदगी में कुछ कर तो नहीं। लेकिन मेरा सवाल सर, पहला इंस्ट्रक्शन किसने दिया था, हमने। एक्चुअली हम सुबह उठ के अपने मुंह से इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं, जब आप कहते हो मेरी किस्मत खराब है तो आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि हे मेरे मालिक अच्छा एक चीज़ और बताइए सर, अगर हमारे बच्चे, मेरे बेटा, आपका बेटा, हमारी बेटी, आपकी बेटी, हम लोगों के बच्चे स्कूल में कोई कमिट करके आ जाएं, कमिटमेंट कि भाई कल मेरा बर्थडे में सबके लिए चॉकलेट लाऊंगा, अब उनके इस कमिटमेंट को सत्य सिद्ध करने की जिम्मेदारी किसकी, हमारी हो जाती। अब चाहे हमारे पास पैसे भी नहीं, हम पड़ोस से मांग के लाएं, पर अपने बच्चे की बात रखेंगे नहीं। बिल्कुल। हम सबके परम पिता बैठे हैं ईश्वर ऊपर, ओह, और अब उन्होंने कहा मेरी किस्मत खराब है, अब इस बात को सत्य सिद्ध करने की जिम्मेदारी किस पे चली गई। भगवान कहते हैं यार मेरे बेटे ने दुनिया में बोल दिया कि मेरी किस्मत खराब है, इसकी बात गलत सिद्ध ना हो जाए। अब वो ऐसे ऐसे इवेंट हमारी जिंदगी में करवाते हैं कि 4 दिन बाद पड़ोसी ही क्या बोलते हैं, दुनिया ही क्या बोलती है, यार अमर तू सच बोल रहा था, तू झूठ नहीं बोल रहा था, तेरी तो सच में ही किस्मत खराब है। भगवान को लगता है मेरा बच्चा झूठा सिद्ध ना हो जाए। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम अपने मुंह से मत बोलिए। अरे ये मेरा विकास है। बहुत शानदार सर। अमर सर, ये जो आपने इतनी ब्यूटीफुली सरलता से एक लाइफ की जो बात बताई है, हम उसको बहुत अलग तरीके से ब्रेन के माध्यम से सिखाते हैं, बताते हैं। हाँ जी, आप कुछ कहना आप चाह रहे हैं? सरलता के ऊपर एक बड़ा कमाल की बात कर रहे हो। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ सर, विकास सर, इसको लीजिए, इसको थोड़ा सीधा रखना, बिल्कुल सीधा। ओके, डन है? हाँ। सर अब इसको थोड़ा मोड़िएगा, ऐसा छोटा कर लो और इसे थोड़ा मोड़ने की कोशिश करना। मुश्किल है, नहीं मोड़िए थोड़ा सा। टूट जाएगा सर। नहीं मेरे तो सवाल कुछ और है, मोड़ने में जोर लगाना पड़ रहा है या नहीं? लगाना पड़ रहा है। और जब मैंने कहा था सीधा रखो तो कोई जोर नहीं। ये जिंदगी है सर, इसे सीधे रखने में जोर नहीं लगाना पड़ता, इसे मोड़ने में जोर लगाना पड़ता। और हम सबको भगवान ने जोर दे रखे हैं, तो हम जोर लगाए जा रहे हैं खामा के जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, पर हम सारे इसमें जोर लगाए जा रहे हैं। हम इसे नॉर्मल नहीं रहने दे रहे हूँ, क्योंकि फिर ऐसा लगता है फिर हमने करा क्या, तो अब हम इसमें जोर लगाएंगे, फिर हमें पर्पस चाहिए हमारी तो लाइफ का। खामा के हम लोगों ने जोर, हम जितने परेशान हुए हैं सर जोर लगा के हुए हैं, हम इतने परेशान हैं नहीं, हमने जोर लगाए हैं, तब जाके भगवान की कृपा से हम इतने परेशान हैं, तब जाके हम इतने दुखी हैं। वरना तो माशाल्लाह जिंदगी ईश्वर की कृपा से इतनी खुशनुमा है, इतनी प्यारी ज़िंदगी है। पर मैं ज़िंदगी के बारे में ही कंक्लूड करूँगा आज के सेशन को। मैं कहता हूँ सर, ज़िंदगी जो है दही की तरह है, दही की तरह। दही की तरह है सर। दही कितनी शानदार चीज़ है, हम मसाला मिलाते हैं, शक्कर मिलाते हैं, खाते हैं, खाने का स्वाद बढ़ा देती है, मज़ा आ जाता है विकास सर। मैं आपको भी चुनौती दे रहा हूँ विकास सर, आपसे भी कह रहा हूँ, खाने से जस्ट 1 सेकंड पहले उसी दही में माइक्रोस्कोप लगा के देख लो एक बार, इतने बैक्टीरिया, इतने कीड़े दिखाई देंगे सर कि खाना तो बहुत दूर की तरफ बात है, इसकी तरफ मुंह नहीं कर पाओगे। पर कमाल की बात, मेरा विकास सर सवाल दूसरा है, क्या आपको इससे पहले नहीं मालूम था कि इसमें जब आप शक्कर और मसाला मिला के खा रहे थे तब नहीं मालूम था इसमें बैक्टीरिया होते हैं? कौन है ऐसा जो नहीं जानता दही में बैक्टीरिया और कीड़े होते हैं? पर मजे आ रहे थे ना फिर भी। मैं कहता हूँ गुरु, हम सबको पता जिंदगी में कीड़े हैं, हम सबको पता इसमें बैक्टीरिया है, तो क्या करें, मर जाए? अरे इसमें शक्कर मिलाओ, इसके मसाले मिलाओ, इसके मजे लो, इसका ज़्यादा पोस्टमार्टम करने मत उतरो। दुनिया ऐसी, बॉस ऐसा, लोग ऐसे, रिश्तेदार, हाँ ऐसे ही रहेगी दुनिया। अब आप बताओ, आपको इसमें माइक्रोस्कोप लगा के कीड़े देख के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है, या सेम दही में, सेम ज़िंदगी में मसाला मिलाओ, शक्कर मिलाओ और बोले आहा दही है तो सही है। दही है तो सही है। इस पर ना सर ओशो ने बहुत अच्छी बात बोली है जी, हमारी लाइफ की जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें हर बात जाननी है।
और हर बात जाननी ही समस्या की जड़ है। आपने मुझे मेरे ताऊ जी के बेटे जिनको मैं अपना आदर्श मानता, राजीव चौधरी जी, उनकी एक लाइन याद दिला दी। वो एक शेर पढ़ते थे कि सब कुछ जानने की कोशिश करने के बाद एक चीज समझ में आई, सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। दुख का कारण इसमें इतना पोस्टमार्टम नहीं करना, हमें ये भी पता करना उसने मेरे बारे में क्या बोल दिया, हमें ये भी पता करना वो क्या कह रहा था, हमें ये भी पता करना, नरक की जिंदगी, जिंदगी नरक की बनेगी। मैं लोगों से कहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का आप फॉर्मूला पूछ रहे थे, तो फॉर्मूला शब्द तो ज़िंदगी के इसलिए प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन एक जीवन जीने के 2-3 सिद्धांत हैं, उनमें से एक सिद्धांत बताता हूँ। इंसान को 10% अंधा और 10% बहरा होना चाहिए। 10% अंधा और 10% बहरा। हमारी समस्या है विकास सर, हम जेम्स बॉन्ड बने हुए घूम रहे हैं। एक बात किसी ने मेरी एब्सेंस में आपसे कही, मुझे ये भी पता करनी है। मैं ये मान के चलता हूँ सर, जब तक कोई मेरे मुंह पे ही आके ना कह दे। आपको एक अलग उदाहरण दो इस पर, एक अलग विकास सर, बताओ एक अलग ही मेरा अपना थॉट प्रोसेस बताता हूँ जिंदगी का जीने का क्या है। हमने किसी से बाइक मांगी, दोस्त से या पड़ोसी से या आसपास के किसी दोस्त से पड़ोसी से, उसने मना कर दी और उसने रीजन दिया कि भैया पापा जी को जाना, या कार मांगी पापा जी को जाना। और दोपहर को जब हम वापस वहाँ से निकले तो पता चला गाड़ी घर ही खड़ी है, बाइक घर ही खड़ी है। हम में से कितने लोगों ने एक डायलॉग बोला है, यार तुझे मना ही करना था तो मुंह पे कर देता, तो साफ साफ मना कर देता, झूठ क्यों बोला। मैं ये कहता हूँ विकास सर, मेरे साथ जब कोई ऐसा करता है ना, मैं भगवान के हाथ जोड़ता हूँ कि भगवान इस आदमी को आज भी मेरी इतनी शर्म है, ये आज भी मेरी इतनी शर्म करता है कि इसने मेरी इज्जत बचाई है। ये सच में चाहता था और मुंह पे मना ही कर देता, तभी क्या कर लेता। इसकी जिंदगी में विकास सर कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनसे ये सच में मुंह पे मना कर रहा होगा, पर आज भी इसकी नज़र में मेरी इतनी इज्जत है, ये आज भी मेरी इतनी शर्म करता है कि ये मेरे मुंह पे मना नहीं कर पाया, ऐसे मुझसे बहाना बनाना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा। तो मैं कहता हूँ जब कोई ऐसा करे तो भगवान के हाथ जोड़ा करो, भगवान आज भी मेरी इतनी इज्जत कर रहा कि यार इसे मेरी झूठ बोलना पड़ रहा, डायरेक्ट मना भी कर देता तो ही क्या कर लेते हम, उसका कुछ कर सकते थे क्या। तो मैं कहता हूँ जिंदगी इतनी आसान है, जब आपके साथ कोई ऐसा कर रहा हो तो सोचो भगवान आज भी इज्जत कर रहा बंदा, आज भी मेरी शर्म कर रहा, नहीं तो सच में मुंह पे मना कर देता, तभी क्या कर लेते हैं हम। तो मैं जिंदगी को इतना आराम से जीता हूँ सर, इतना आनंद लेके जीता हूँ कि अरे यार अच्छा, ये तो सच में मुंह पे मना कर सकता था, पर इतना मना कर ही नहीं, मतलब आज भी अपनी इज्जत, इतनी शर्म तो सामने वाले की नज़रों में है। वरना इसकी ज़िंदगी में सैकड़ों लोग हैं जिनको मुंह पे ही मना कर रहा। तो भगवान से हाथ जोड़ो कि लोगों की शिकायत क्या है, बोले यार दुनिया बड़ी मतलबी है। मैंने क्या हुआ, बोले वक्त पड़ता काम पड़ता तो याद करते हैं। मैं कहता हूँ हाथ जोड़ो भगवान के। बोले जी मतलब, मैंने कहा अगर लोग काम पड़ने पे आपको याद कर रहे हैं तो दुनिया मतलब ही नहीं है, आप काम के हो। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और ये बात मैं 2 दिन पहले अभी किसी मित्र को कह के आया हूँ। और मैं ये कहता हूँ विकास सर, लोड तो उस दिन लेना जिस दिन आपके पड़ोसी को, रिश्तेदार को, जान पहचान के को, दोस्त को कोई मुश्किल पड़ जाए, चुनौती पड़ जाए, दिक्कत पड़ जाए और तुम वहीं खड़े हो और वो तुमसे ना गए, इसका मतलब वो तुम्हें किसी काम का नहीं मान रहा। अगर काम पड़ने पे लोग आपको याद कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आज आपको किसी काम का मानते हैं। ऐसे भी लोग हैं, मेरे ही 10 रिश्तेदार ऐसे होंगे, या मैं उस रिश्तेदार में हो सकता हूँ, मेरे दोस्त, मेरे किसी रिश्तेदार को पैसे की जरूरत पड़ी और उसने मुझे कॉल ना किया हो, ये सोच के अरे खुद के पास नहीं, मुझे क्या देगा वो। अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त आपसे काम के टाइम फोन कर रहा तो भगवान से कहना हो मेरे मालिक, इसका मतलब मुझे काम का मान रहा। किसी को पुलिस की मतलब कोई काम पड़ जाए और वो मुझे फ़ोन करे, मेरे भाई एक हेल्प चाहिए, इसका मतलब इसकी नज़र में मेरे कोई जुगाड़ है, इसकी नज़र में मैं काम का हूँ। रोना तो उस दिन का है जिस दिन लोगों को काम पड़े और वो याद ना करे, इसका मतलब ये आपको किसी काम का नहीं मानते। टेंशन तो उस दिन लेना। अमर सर, मैं ऑडियंस को भी कहना चाहूँगा, जहाँ से हमारा पॉडकास्ट शुरू हुआ था कि पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, पॉजिटिविटी फेक होती है या नहीं होती, तो दिस इज़ द राइट वे कि आप परिस्थिति को कितना नॉर्मलाइज करके देखते हैं। मतलब कोई आपको मना कर रहा तो भी आप उस पर देख पाओ। अच्छा, जब आपने देख ही लिया कि यार वो एक्चुअली में मेरे मुंह की शर्म कर रहा है, मेरे सामने मुंह पे नहीं बोल रहा, तो आपका मन शांत है ना? शांत है। अदरवाइज आप तो परेशान हो कि यार कितना झूठा आदमी है, कितना नालायक है। और आप उसी से क्या कह रहे हो, मेरे मुंह पे मना कर, अरे मुंह पे कर देगा सच में अगली बार। भगवान करे कि ना करे, भाई बाइक तो देखो उसने दी नहीं ना दोनों केस में। आप ये तो कह नहीं सकते कि मुंह पे मना कर देता तो मेरा काम नहीं बिगड़ता। अरे वो तो मुंह के बिना भी नहीं बिगड़ना चाहिए था भाई। अगर आप मुंह पे मना करने पे बाइक का अरेंजमेंट कहीं और से कर सकते हो तो झूठ बोलने पे कहीं और से कर लो। मजा आ गया सर, बहुत सारी और बातें करते हैं। हर बार ये लगता है कि
बहुत सारी बातें करें, हाँ इतने सारे हाँ, मैं भी टॉपिक्स आपके साथ बैठता हूँ ना तो बातें निकलने लगती हैं, हमारी पुरानी भाईचारा है ना, दोस्ती है। हाँ, मुझे वो याद आता है जब हम कार में साथ जाया करते, वो अगर वो रिकॉर्ड कर वो लेना, रिकॉर्ड कर ले। तो भाई साहब अलग ही तरह का एक चर्चा है, जो हाँ, बहुत गहरी चर्चा है, जो शायद पहले हमारे यहाँ पर जब बुजुर्ग वो एक चौपाल पे बैठा करते थे, हाँ, इसलिए शायद सर तब इन चीजों की जरूरत नहीं थी। जरूरत ही नहीं थी ना सर। मैं यही तो कह रहा हूँ, मोटिवेशन की, काउंसलिंग की, इन सब चीजों की आज से 20 साल पहले जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि वो फ्री में अवेलेबल था। अब इसको बेचना तो जाहिर सी बात है, उसको पहले वहां से हटाना पड़ेगा, नहीं तो फ्री में मिलती हुई चीज को कोई खरीदेगा क्यों? मुझे तो बहुत मजा आया और ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा। एक्चुअली मैं ये कहूँगा, अगर आपने सीखते सीखते मजा ले लिया, जिसको प्ले वे लर्निंग बोलते हैं, हाँ, तो इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं हो क्या नहीं हो सकता। सकता। और आप अमर सर को फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो शायद आपने कभी किसी भी माध्यम से सुनी या देखी नहीं होंगी, क्योंकि इनका नज़रिया बहुत अलग है। मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, जिस नज़रिए से ये बात बताते हैं वो एकदम दिल में जाती है और इतनी पोलाइटली जाती है, ये सच भी बोलते हैं लेकिन कड़वे तरीके से नहीं बोलते। नहीं, तो आप इनको इनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। और अगर हमें अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स मिक्स कर जाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मुझे ये मौका देने के लिए। सुनने वालों को बहुत बहुत आभार। जय हिंद।